सी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। फ्राइडे आफ्टरनून, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और मार्केट में आईटी शेयरों की वजह से जबरदस्त मोमेंटम, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले हेडलाइंस। अब से थोड़ी देर में भारत रचेगा इतिहास। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर उड़ान भरेगा चंद्रयान 3। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मकसद। आईटी शेयरों के दम पर निफ्टी 19,500 के फिर पहुंचा नजदीक। इंटरडे में 19,500 को गया पार। हालांकि बैंक निफ्टी आज कर रहा है अंडर परफॉर्म। मिड कैप शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी। आईटी शेयरों में तूफानी तेजी, 3% उछाल के साथ 4 महीने के शिखर पर निफ्टी आईटी इंडेक्स। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में आईटी सेक्टर से स्टॉक शामिल। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में 2 से 3% की तेजी। कोफोज और एम्फेसिस जैसे मिड कैप आईटी स्टॉक्स 5 से 6% दौड़े। सोमवार को आएंगे एलटीआई माइंड के Q1 नतीजे। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में आधे फीसदी की बढ़त संभव। मार्जिन्स में करीब 30 से 40 बेसिस पॉइंट का सुधार मुमकिन। एचडीएफसी बैंक के नतीजों का बाजार को इंतजार, 20% ज्यादा बढ़ सकती है ब्याज से कमाई। सेंको गोल्ड की अच्छी लिस्टिंग, 36% प्रीमियम पर 431 रुपए पर हुआ लिस्ट। 317 रुपए था इशू प्राइस। और पीएम मोदी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, लीजन ऑफ ऑनर पाने वाले बने पहले भारतीय प्रधानमंत्री। आज बेस्टिल डे परेड में होंगे मुख्य अतिथि। गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। वीरू और मैं इस शो को आप तक लेकर आएंगे और आज हम दोनों फ्राइडे मूड में। और वीरू, क्या बात है आजकल? लग रहा है वीरू आजकल आप भी फिटनेस पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। आपका भी थोड़ा सा देखकर लग रहा है कि काफ़ी फिटनेस पर ध्यान दिया आपने। ईश्वर की कृपा से देखिए, ईश्वर की कृपा से मतलब अच्छा खासा 12-13 किलो हो चुका है शायद। एक गुणसूत्र मैंने आपसे लिया था जब लास्ट टाइम मुंबई आया था, शुगर छोड़ दो। छोड़ दी, कंप्लीटली छोड़ दी। उसका बड़ा फायदा हुआ, सच कह रहा हूँ। बिल्कुल 100%। मैं तो एक्चुअली जो भी मैंने 3-4 महीने में सीखा है वीरू, मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर कोई इसको इम्प्लीमेंट करे। और मतलब अच्छी बात है अगर मतलब लोग इंस्पायर हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है वैसे आपको एकदम फिट देखकर। मार्केट भी फिट है वीरू। और जो आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि आईटी पर नजर रखिए। अच्छा, सुबह जब मैं ये कमेंट्री की थी, मुझे हैंड ऑन हार्ट ये यकीन नहीं था कि आईटी इंडेक्स 4% भाग जाएगा। मतलब उम्मीद थी कि आईटी इंडेक्स में तेजी आएगी, लेकिन 4% की तेजी आएगी ये मतलब मैंने भी नहीं सोचा था, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन अब मामला पूरा का पूरा निफ्टी आईटी का। सुबह से कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्यों निफ्टी आईटी में रैली आ रही है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन एक बेसिक टेक्सचर ये कि जो यूएस में इन्फ्लेशन के बाद जो एक रेट पॉज का एक फाइनली एक लग रहा है मार्केट को, उसका एक बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पर वैल्यूएशन को। और ऑब्वियसली एक मार्केट को ये भी लग रहा है कि शायद जो वर्स्ट क्वार्टर था वो ऑलरेडी बिहाइंड है हमारे, ये एक कारण हो सकता है। निफ्टी बैंक हालांकि फिर अंडर परफॉर्म कर रहा है। हम फिर 19,500 पर, ये 5वीं बार हम 19,500 को इंट्राडे में टेस्ट कर रहे हैं। 4 बार फेल हो चुके हैं। देखते हैं शायद 5th टाइम लकी वीरू। एक 1998 की मूवी थी अनुज, जख्म। मेरे को आपको याद होगा, मेरे मुझे याद है, अजय देवगन, पूजा भट्ट की, उसका एक गाना था, महेश भट्ट की। आज कितने दिनों के बाद गली में, आज कितने दिनों के बाद गली में मेरे चांद निकला। आईटी का कुछ वही हाल है। अनुज, आज आईटी को डिस्कस करते हैं क्योंकि आज आईटी के सहारे ही 19,500 रीगेन किया है हमने। बिल्कुल। 2-3 चीजें मैं देख रहा था। देखिए टाइमिंग, देखिए मार्केट सेट ऑल टाइम हाई। निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी में एक बड़ा डिफरेंशियल। सडनली आपने थर्ड बेस से पुल बैक दिया। थर्ड बेस मतलब इस पूरे दौर में 3 बार लो निफ्टी आईटी ने लगाया अनुज, अप्रोक्सीमेटली 26,500 की ट्रैजेक्टरी में। क्या ये क्रॉस कॉम्बिनेशन ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा है? एब्सोल्युटली वीरू। मैं और एक चीज़ हमेशा कहता हूँ लोगों को कि नंबर्स और स्टॉक्स की पोजीशनिंग, ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर्स आईटी कंपनियों के कुछ ठीक लगे या कुछ ग्रीन शूट्स थे, बिल्कुल भी नहीं।
कंपनी ने तो साफ बोला कि विजिबिलिटी नहीं है हमारी। मेरा ना बार बार ध्यान जाता है वो रिदम के उस इंटरव्यू पर, जो रिदम का मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने जब बोला था कि IT में US रिसेशन इज प्राइस्ड इन, और सबसे ज़्यादा आपको रिस्क रिवॉर्ड तब मिलता है जब पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा होती है। इस समय पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा थी IT में, इसके लिए ये स्टॉक्स नीचे आए थे। एक चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि इन्फोसिस में बॉटम बनता है या तो 13 टाइम्स पर या 17 टाइम्स पर। 13 टाइम्स में 1 साल में डबल हो जाता है, 17 टाइम्स में 2 से 3 साल लगते हैं उसको डबल होने में। इस बार 17 टाइम्स पर हुआ है इन्फोसिस बॉटम, लेकिन एक क्लियर कट व्यू यही है कि यहाँ से IT में अब डाउनसाइड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है डाउनसाइड, क्योंकि अब मार्केट ये मान चुका है कि इससे खराब नहीं होगा। अब इसमें रिस्क होगा अगर नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर Q1 से भी खराब निकले, जो बेस केस नहीं है, क्योंकि Q1 में पीक बैंकिंग क्राइसिस था। तो अगर वो हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मार्केट तब तक IT को मान के चलेगा कि ये यहाँ से अब रैली करना शुरू करेगा, और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी फेवर में आपके, क्योंकि आप 4-5 साल के मीडियन वैल्यूएशन पर आ चुके हैं IT में, वो पीक वैल्यूएशन को आप पीछे छोड़ चुके हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। एक और एग्जांपल देता हूँ उसमें, हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे इंटेलेक्ट डिज़ाइन, उस दिन 580 रुपये था इंटेलेक्ट डिज़ाइन, और ये जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था वो गवर्नमेंट वाला, तब बात हुई थी कि ये तो एक्चुअली इनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ब्लेंडेड मार्जिन इनकी वजह से इंप्रूव हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आपको बस सिंपल एक अपना थोड़ा सा एक दिमाग लगाना होता है और चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं। मेरे ख्याल से IT में अब इस समय वही हो रहा है। मैं लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक बहुत बड़ी बुल मार्केट की शुरुआत हो रही है IT में। अभी भी मार्केट को एक बड़ी बुल मार्केट के लिए नंबर्स का इंतजार रहेगा, अगले क्वार्टर के नंबर्स। अगले क्वार्टर के नंबर अगर अच्छे आ गए तो मेरे ख्याल से और बड़ी रैली यहाँ पर बनेगी। लेकिन खैर ये तो बात हो गई IT की। एक बार जब निफ्टी की और बात कर लेते हैं वीरू, क्योंकि आपने जैसे कहा 19,500 हम एक बार फिर टेस्ट कर रहे हैं, और वो जो ऑप्शन राइटर्स का जोन है, एक बार वो 19,500 की कॉल लेकर आइए वापस निफ्टी की, क्योंकि ये पिछले पूरी सीरीज में इसने तंग किया, वीकली सीरीज में। अभी भी ये यहाँ पर 1,24,00,000 का ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट है। ये नॉर्मली इतना ओपन इंटरेस्ट वेडनेसडे तक बिल्ड होता है, इस बार पहले दिन में ही इतना ओपन इंटरेस्ट है। 19,550 के ऊपर अगर आप टिक गए और बंद हो गए 19,550 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है फाइनली ये कॉल राइटर कवर करेगा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस बढ़ा देंगे, 19,400 पर ले आएंगे, लेकिन रैली जो है उसको IT लीड करेगा। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो मेरे ख्याल से 1-2 नंबर आ जाने देते हैं बैंक निफ्टी के। आई थिंक मंडे को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंडे को HDFC बैंक के नंबर्स आ रहे हैं, वहां से मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी की एक चाल समझ में आएगी कि अप या डाउन, लेकिन थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी की, क्योंकि इस समय पूरा पैसा जो है वो IT स्टॉक्स को चेस कर रहा है। जी हाँ, तो ये आपने IT पर, निफ्टी बैंक पर और निफ्टी व्यू पे सुना। तो अनुज, फाइनली टिल द टाइम हम 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी को नहीं वॉलेट कर रहे, शायद मेरे ख्याल से वहां पर भी अभी कोई मिसएडवेंचर नहीं करना चाहिए। शॉर्टिंग का शॉर्ट नहीं है बिल्कुल। 20 डेमा अभी भी हम वायलेट नहीं कर रहे हैं वीरू, शॉर्ट नहीं है अभी भी। वो अगर वायलेट हो गया तो फिर रिविजिट करेंगे। बिल्कुल। ओके, निफ्टी IT होल्डिंग बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। निफ्टी बैंक अभी शॉर्ट का विकल्प नहीं है, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, सुबह से कर रहे हैं। 20 डेमा जब तक स्क्रीन पे है कोई स्कोप नहीं है। मैं कुछ स्टॉक्स आपके स्क्रीन पे रखूंगा, उसके बाद इस कार्यक्रम में आज का जो क्रम है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आएंगे आज के बेस्ट टॉप OI गेनर्स। इसमें कोई राय नहीं कि इट्स ऑल IT एंड IT, लेकिन फिर भी एक बार जरा IT के OI बिल्डअप को देखिए। 6.7% OI बिल्डअप यहाँ पे। कोफोर्ज मिड कैप IT में 17% का बिल्डअप है, एम्फोसिस में 17% का है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का करीब 21% का है। एक चीज़ बात नोट करिए आपने, मैं जितने भी स्टॉक्स का अब तक मैक्सिमम OI एडिशंस का जिक्र कर रहा हूँ वो है मिड कैप IT। बट एज फार एज लार्ज कैप इज कंसर्न, यहाँ पे अगर आप इन्फोसिस को देखें 2.7%, आप टेक महिंद्रा को देखिए 6.8%, TCS में 6.1%, HCL टेक्नोलॉजीज में OI शेड हुआ है, दैट मीन शॉर्ट कवरिंग हुई है, यानी कल का OI घटा है। तो लार्ज कैप IT में वनस्पत मिड कैप IT के कम OI एडिशन हुआ है। और एक स्पेस और देखेंगे जिसमें आज थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो OI एडिशन लॉन्ग साइड पे हुआ है, वो है मेटल्स। नालको 7.5%, हिंडाल्को 4.5% और साथ ही साथ NMDC 2.6%। तो ये दो स्पेस आज मेटल्स और IT डिलीवर करते हुए। अनुज, कार्यक्रम में क्रम क्या रहेगा आज? बिल्कुल, कार्यक्रम में जो क्रम रहेगा वो बताते हैं हम, लेकिन एक बार उससे पहले निफ्टी को वापस लेकर आते हैं, क्योंकि अब हम डे हाई पर 19,516, और ये हो रहा है डिस्पाइट बैंक निफ्टी अभी भी बीइंग इन द रेड। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में इवन बैंक निफ्टी ने भी लोअर लेवल से एक अच्छा स्विंग दिया, लेकिन क्लियरली आज का दिन बिलोंग करता है
निफ्टी आईटी को। एक काम करते हैं, एक बार ट्रेंडिंग स्टॉक्स और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्रम क्या है, हमारे जो पैनल में कौन कौन जुड़ने वाला है। सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेते हैं। यहाँ पर तेजी वाले स्टॉक्स लेकर आइए एक बार जरा। मेरे ख्याल से आरबीएल बैंक सबसे ऊपर है ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, तेजी के स्टॉक्स में आरबीएल बैंक। देखिए रैंकिंग में वीकनेस, लेकिन आज यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। 5.5% के मूव यहाँ पर। नैल्को यहाँ पर 4% की तेजी है, इंडिया मार्ट यहाँ पर 4% की तेजी, और इंडिया सीमेंट यहाँ पर भी करीब करीब 4% की तेजी है। तो ये सारे के सारे तेजी वाले स्टॉक्स। और जहाँ तक मंदी वाले स्टॉक्स हैं उनमें आरईसी करीब 3% नीचे, एचडीएफसी लाइफ 2.5% नीचे, आईप्रू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पर 2.5% की मंदी, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको मंदी दिखाई देगी। चलिए कमाई का अड्डा में जो हमारे साथ अब पैनल जुड़ने वाला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए आज हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, सुदीप शाह और धर्मेश कांत। 2:10 पर सुमित बताएंगे कौन से आईटी शेयरों में दिख रहा है कमाल। 2:15 पर बोर्डरूम में पहली तिमाही के नंबर्स पर बात करने के लिए विप्रो के प्रेसिडेंट और सीएफओ जतिन दलाल से खास बातचीत करेंगे। 2:30 बजे चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी खास बातें और मिशन के लक्ष्यों की चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी विपिन भट्ट से। 2:40 पर होगा 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन लेंगे प्रशांत सावंत से। मानस जायसवाल आज का एफएनओ का सुपरस्टार देंगे। सुदीप शाह से लेंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा देंगे आशीष महेश्वरी। 2:45 बजे आशीष बताएंगे कैसे रहेंगे एचडीएफसी बैंक और एलटीआई माइंट्री के नतीजे, कैसे रह सकते हैं रादर। सुमित डीमार्ट के नंबर्स का एक अनुमान लेकर आएंगे। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइसेस में आज हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ नवीन कुलकर्णी जुड़ेंगे, और 3:10 पर लेंगे बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स। शुरुआत करते हैं फिर एक इन ट्रेड्स की। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, शानदार मूव निफ्टी आईटी में, वहीं से कॉल या फिर किसी और सेक्टर को पकड़ा आपने? नहीं, उसी वहीं से कॉल। गुड आफ्टरनून टू यू, और आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चंद्रयान की। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है इन्फो एज। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट मिला है हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे। इन्फोसिस अब ट्रेड कर रहा है, इन्फो एज ट्रेड कर रहा है 4711 पर। टॉप होना चाहिए 4650। टारगेट मिनिमम 4800 का ये लक्ष्य है, वहां तक जा रहा है इन्फो एज। यस, ध्यान देना चाहिए। इन्फो एज सुबह एक्चुअली आया था ये हमारे रेडार पे जब हम स्पॉटलाइट की बात कर रहे थे। कल भी 4% ऊपर था, कल भी गावा सर ने स्टॉक को रेफर किया था एक्चुअली, आज भी यहाँ पर अच्छे मूव्स। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अरुण जी। देखिए आयशर मोटर्स खरीदारी करनी है। एक बड़ा क्रैक हमने देखा, उसके बाद स्टॉक ने बेस बनाया 3150 के आसपास। अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने, अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो आपको बहुत क्लियर हाई टॉप्स हायर बॉटम देखने को मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को वापस रिगेन कर लिया है। तो करंट लेवल्स पे भी आप आयशर मोटर्स में एक खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 3300 रुपए 3300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 3450 तक के टारगेट आपको आयशर मोटर्स में देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। और ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 3350 वाला कॉल ऑप्शन 67 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 45 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं, और 110 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, आयशर मोटर्स आपका बाय कॉल है। इट्स 3350 की स्ट्राइक भी है यहाँ पर। 6715 पे ट्रेड करते हुए आप इसको भी ले सकते हैं। 725 माफ कीजिएगा। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, आपकी राय, आप क्या चीज करना चाहेंगे इस वक्त 2 बजे? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून। कोलगेट पामोलिव काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं ये थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, 1 घंटा बचा है फिर भी, कि ये हाईएस्ट लेवल पे ऑलमोस्ट वीकली क्लोजिंग हम देख सकते हैं। तो 1835 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। हम 1804 यानी 1805 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीद सकते हैं। जहां से जो टारगेट में दिख रहा हूँ करीबन 1890 से लेके 1900 के देख रहा हूँ। तो एफएमसीजी सेक्टर से कोलगेट पामोलिव मेरा पिक होगा। ओके, एफएमसीजी स्पेस से आप कोलगेट को पिक करेंगे। 1835 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। मीनवाइल याद रखिएगा अभी अभी हुआ ये है कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा रिट्रेस होके अब डे लो की ट्रेजेक्ट्री को टेस्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट डे लो की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। हमारे साथ अब इस वक्त तो सुदीप शाह भी मौजूद हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सुदीप, एग्जैक्टली 2 बजे मतलब वीकेंड शुरू होने से पहले लास्ट ट्रेड आप क्या पिक करेंगे? आपका कन्विक्शन ट्रेड? ओके, आई थिंक आशीष महेश्वरी को जोड़ लेते हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी,
आज तो खैर आईटी में बहुत शानदार रैली है, इस पर एक व्यू दीजिए और आपकी प्रेफर्ड पिक इस समय। बिल्कुल, आईटी में काफी अच्छी रैली थी और कल भी शो में हम डिस्कस कर रहे थे कि जब टीसीएस और एचसीएल टेक के नतीजे आए थे तब भी मेरी सलाह यही थी कि स्टॉक्स को बाय ही करना चाहिए। और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी जून में, आपको ध्यान हो, उन्होंने कहा था सारे कंपनियां आईटी डिसअपॉइंट करेंगी। उसके बावजूद भी जो आईटी स्टॉक में हमें एक रनअप देखने को मिल रहा है और अभी इनफैक्ट अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 1000 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो मार्केट चूंकि न्यू हाई पर है और आईटी अंडर परफॉर्म करे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बीएफएसआई सेक्टर के बाद में निफ्टी में जो सेकंड हाईएस्ट वेटेज है वो इसी सेक्टर का है। तो मेरा मानना है कि जो भी खराब नतीजे हैं या जो भी म्यूटेड गाइडलाइंस हैं वो सब प्राइस इन हो चुका है और काफी अंडर ओन्ड स्टॉक है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के द्वारा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एफआईज के काफी फेवरेट स्टॉक हमेशा से आईटी सेक्टर रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट में या ग्लोबली उन्होंने सबसे ज्यादा जो वेल्थ क्रिएट हुई है वो आईटी स्टॉक्स में ही हुई है। तो मेरा मानना ये रहेगा कि अभी भी निवेश के यहाँ पर अच्छे मौके हैं। मेरी बाइंग लिस्ट में एम्फेसिस है मेरा पिक नंबर 1, जहाँ काफी अच्छे नतीजे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसके अलावा एलटीआई भी मेरी बाइंग लिस्ट में है। और यदि एक स्टॉक की बात करें तो जो मेरा स्टॉक पसंदीदा अभी इस समय का है वो रहेगा जस्ट डायल। इस स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखना चाहिए फंडामेंटली, ये नतीजों से पहले, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि लास्ट 2 साल का कंपनी का वर्किंग पे नजर डालें तो लास्ट ईयर उनका जो मुनाफा था वो डबल से ज्यादा हुआ था। तो 70 करोड़ के सामने उन्होंने 162 करोड़ किया प्रॉफिट लास्ट ईयर, और इस साल मेरा उम्मीद है करीब 300 करोड़ के आसपास मुनाफा जस्ट डायल कर सकता है, क्योंकि जैसा इकोनॉमी चल रहा है। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे नजर रखना ही चाहिए। जस्ट डायल पर ध्यान रखें, ये इस समय की बाय कॉल। एचसीएल टेक वापस लेकर आई है अब एक बार जरा स्क्रीन पर, और अब देखिए आप एचसीएल टेक की रैली। और कल देखिए क्या शानदार मौका दिया एचसीएल टेक ने। कल के लो से अब करीब करीब 70 या 80 रुपए की रैली एचसीएल टेक में इस समय आपको दिखाई देगी। और तो कल एक व्यू ये भी था हमारा कि एचसीएल टेक में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवर में, क्योंकि पोजीशनिंग उस हिसाब से हो गई थी। और अब स्टॉक 4% ऊपर। ध्यान रखिए ये स्टॉक पिछले हफ्ते 52 वीक हाई पर था, 1220 तक ये गया था। वहाँ से 1 वे करेक्शन हुई नंबर से पहले और नंबर के बाद भी गिरा, और वहाँ से फिर एक रैली शुरू हुई इसमें। ये देखिए ये आपकी स्क्रीन पर एचसीएल टेक का चार्ट। बात आईटी की हो ही रही है, इंडेक्स में करीब 3% की तेज़ी है, 4 महीने का हाई पर है। मिड कैप हो या दिग्गज, सभी आईटी स्टॉक्स भाग रहे हैं। इस पूरे अपडेट के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में एक लंबे अंतराल के बाद आपको 5 के 5 नाम आईटी के ही दिखाई पड़े। खैर, एचसीएल टेक कल 1050 वो जोन जहां प्रमोटर की बाइंग है उसी के पास से इसने वापस पुल बैक लिया और आज बढ़िया तेजी दिखा भी रहा है। लेकिन जो कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, टीसीएस सबसे पहले तो आज सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर के तौर पर भी निफ्टी में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बढ़िया तेजियां देखने को मिल रही है और महज 2 दिनों के अंदर टीसीएस की मार्केट कैप में 70,000 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हो चुका। तो एक इतना बड़ा जंप टीसीएस में नंबर्स और कमेंट्री के बाद, नंबर सबड्यूड थे लेकिन ऑलरेडी प्राइस इन थे, तो उसका एक इंपैक्ट देखने को शॉर्ट कवरिंग में सपोर्ट कर रही है। एचसीएल टेक लगातार 6 दिन से गिर रहा था और गिरने के बाद एक अच्छा पुल बैक आया। आज 2 दिनों में ही महज 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप यहां पर जुड़ते हुए दिखाई पड़ी है। एल&टी इन्फोटेक माइंट्री, ये थर्सडे की तेजी जब से निफ्टी का हिस्सा बना है तब से ही इसके लिए बढ़िया दिन शुरू हो गया और लगातार तेजी के साथ ये कामकाज कर रहा है। आज साल का नया ऊपरी स्तर भी इसने हिट किया और मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के पार पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि जो एचडीएफसी गया उससे अभी भी मार्केट कैप इसकी काफी कम है, लेकिन फिर भी 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसने भी आज अचीव कर ली। इन्फोसिस 3 महीने के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक कामकाज कर रहा है, टॉप कंट्रीब्यूटर आज निफ्टी का जिसमें शुमार है और 2 दिनों में ही 32,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप ऐड हो चुकी है। ये भूलना नहीं चाहिए कि इन्फोसिस के नंबर्स अवेटेड है, तो उस लिहाज से आप यहां पर नजर रखेंगे। कोफोर्ज पिछले 4 में से 3 सत्रों में लगातार इसमें तेजी देखने को मिली है और साल के नए ऊपरी स्तरों पर यह भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एल&टी टेक भी 7 महीने के ऊपरी स्तरों पर है और आज 4,000 का लेवल यहां पर भी पार होता हुआ दिखाई पड़ा। और लास्टली टेक महिंद्रा, ये भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है। साल का रादर नया ऑल टाइम हाई ये हिट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, साल का ऊपरी स्तर हिट कर रहा है और मार्केट कैप भी करीब 1,20,000 करोड़ रुपए आज ने अचीव कर लिए। तो सबके लिए कुछ ना कुछ माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं, लेकिन हाँ, आज तेजी ना केवल मिड कैप में है बल्कि फ्रंट लाइन में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब एक काम करते हैं, क्योंकि बात आईटी की हो रही है तो विप्रो के नंबर्स की बात कर लेते हैं। और डॉलर रेवेन्यू में 1.6% का दबाव दिखा, कांस्टेंट करेंसी
रेवेन्यू पर भी प्रेशर रहा है। तिमाही और आगे के आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट और CIO जतिन दलाल जुड़ गए हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो गाइडेंस दिया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, -2% से +1%। तो इस समय आपका इशारा क्या है? एनवायरनमेंट बेटर होने के चांसेस हैं या फिर अभी भी अनसर्टेनिटी है? सो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। देखिए, हमने जो Q1 के लिए गाइड किया था वो गाइड किया था -1% to -3% ऑन कांस्टेंट करेंसी बेसिस, और हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है वो -2.8% रहा है। तो हम जो हमने जिस तरह से बात की थी उसी तरह से क्वार्टर मोर और लेस पैन आउट हुआ है। अगर आप Q2 का हमारा गाइडेंस देखें तो वो ट्रेजेक्टरी वाइज उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी कि हमने -2% से +1% का गाइडेंस दिया है। सो फ्रॉम अ गाइडेंस स्टैंड पॉइंट, न्यूमेरिकली सर्टेनली देयर इज अ स्लाइट मोर स्टेबिलिटी देन इट वाज बिफोर। बट अगर आप पूरे ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि वो अभी भी थोड़ा अनसर्टन है, वॉलेटाइल है, और इस वजह से ये कहना मुश्किल है कि अभी स्टेबिलिटी बनी रहेगी और यहाँ से सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही हमको दिखेगी। वो शायद कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी हमको ऐसा लग रहा है ये हमने जो गाइडेंस दिया है वो बेस्ड ऑन करंट क्वार्टर्स विजिबिलिटी वी हैव गिवन, एंड वी स्टिल फाइंड दैट it's still uncertain and little volatile and not easy to call it a stability yet. ओके, तो क्या क्लाइंट्स की डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में कमी है या फिर रैम्प डाउन और कैंसिलेशंस के डर हैं? So मैं कहूंगा कि दो चीजें हम देख रहे हैं। एक तो थोड़ा जहां डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वहां पे डेफिनेटली हमको जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वहां पे डेफिनेटली स्लो है, और जो क्लाइंट्स है वो आइदर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है वो जब लॉजिकली क्लोज हो रहे हैं वहां पे हम कम एक्सटेंशंस देख रहे हैं कंपेयर टू द नॉर्मल रिदम ऑफ एक्सटेंशन। दूसरी जो हमने बात की वो थोड़ी सेक्टर स्पेसिफिक है, वो है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में हमको सबसे ज्यादा इस तरह का बिहेवियर हम देख रहे हैं क्लाइंट्स के स्पेंडिंग पैटर्न में। टेक्नोलॉजी इज अनदर एरिया एंड टेलीकम्युनिकेशन इज द थर्ड एरिया। ये तीन जगह पे हम ज्यादा सॉफ्टनेस और इन सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग वी आर एक्सपीरियंसिंग फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स एंड लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। और वो सिचुएशन में अभी हमको ऐसा नोटिसेबल बदलाव हम नहीं देख रहे हैं। ओके, जतिन जी, जो कन्वर्जन रेट्स हैं वो कैसे रहने की अपेक्षाएं हैं आपकी नेक्स्ट क्वार्टर में? क्योंकि अभी हम देख रहे थे करीब आपकी $1.2 बिलियन की बुकिंग है, डील काफ़ी जो कि काफ़ी हेल्दी नजर आ रही है प्राइमा फेसिया। इसी प्रकार की बुकिंग्स लास्ट क्वार्टर में भी थी, लेकिन जो ट्रांसलेट नहीं हो पाई आपके टॉप लाइन में, वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो ये कन्वर्जन्स किस तरीके से रहेंगे इस क्वार्टर में, या फिर अगले कुछ क्वार्टर्स में कैसे रह सकते हैं? ये एनवायरनमेंट में दो टाइप का वर्क देख रहे हैं। एक जहां पे हमने नई डील हमने जीती है और उसका जो रैंप अप और जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन हमने किया है वो मोर और लेस एज पर प्लान जा रहा है। हम उसमें ग्रोथ दिख रही है, उसमें रेवेन्यू एक्रीशन हो रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 में से 10, आई मीन ऑफ कोर्स देयर विल बी 1 or 2 डील्स जिसमें शायद थोड़ा कम हो, थोड़ा ज्यादा। पर ज्यादा जो अनसर्टेनिटी हमको दिख रही है वो जो एग्जिस्टिंग बुक ऑफ बिजनेस है उसमें, जहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड है स्पेसिफिक एरियाज में, वहां पे हम देख रहे हैं कि कस्टमर्स टाइम एंड मटेरियल को कोई लॉजिकल माइलस्टोन पे पहुंच गए तो फिर वो बोलेंगे कि यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर जब थोड़ा एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा वी विल कम बैक एंड सी। और इफ अ प्रोजेक्ट हैज कंप्लीटेड देन दे आर सेइंग वी विल वेट फॉर द एक्सटेंशन, वी विल नॉट गिव इट इमीडिएटली, वी लेट्स टेक अ पॉज ऑन दिस एंड वी कैन कम बैक एंड डिस्कस अबाउट इट जब थोड़ा एनवायरनमेंट इंप्रूव हो जाएगा। सो इट इज बिकॉज ऑफ द सेकेंड टाइप, जिस तरह से हमने रेवेन्यू रिडक्शन और नेगेटिव ग्रोथ का लोअर एंड पे हमने जो -2% दिया है, ये उस वजह से है कि ये जो हम डिस्क्रिशनरी स्पेंड में अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट कस्टमर के टाइप से देख रहे हैं कि ये अभी नहीं करेंगे। ओके, ये बात रही कन्वर्जेंस की, लेकिन अब बात करते हैं सर मार्जिन्स की। बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये 16% के मार्जिन्स इस बार आपके।
ये क्या वर्स्ट हम देख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, मतलब ये बॉटम आउट हो चुके हैं और यहाँ से आपको आगे की जो मार्जिन ट्रैजेक्टरी है वो क्या नजर आती है? देखिए, हमारी अगर आप परफॉर्मेंस देखें क्वार्टर 1 में, तो मैं ये कहूँगा कि हमने मार्जिन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि हमने मार्जिन से फ्लैट रखे हैं। बट उसके लिए भी आपको समझना होगा कि ये $90 million का रेवेन्यू रिडक्शन था। देयर इज अ नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज ऑल्सो। द एम्प्लॉइज वेयर वी आर नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू, वो सब एम्प्लॉइज बेंच पे आ जाएंगे और उनको आपको बेंच को भी अच्छी तरह से मेंटेन करना है, अपने एक्सटर्नल हायरिंग को सॉर्ट ऑफ कंट्रोल करना है या मॉडरेट करना है, ताकि आप ये जो एम्प्लॉइज जो बेंच पे हैं उनको आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाए एक्सेट्रा। तो वो हिसाब से हमने काफी सारी चीजें क्वार्टर 1 में की है। फिक्स कॉस्ट को हमने एब्सोल्यूट कंट्रोल में रखा है, ट्रैवल को कम किया है। जो भी राइट स्टेप्स एक अच्छी कंपनी ले सकती है अपने मार्जिन्स को मैनेज करने के लिए, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, वो हमने किया है। एंड वो जो हमारा प्रयत्न है वो चालू रहेगा। और वो उस वजह से आई एम कॉन्फिडेंट कि इवन क्वार्टर 2 or quarter 3 we will try and maintain a range in which we have given the margins of the previous quarter. Of course you will take decisions, जो सैलरी का डिसीजन है या हायरिंग का डिसीजन है, that all decisions हम लोग लेंगे एक सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के साथ कि डिमांड कहाँ पे है और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। कोई मतलब वी कांट गो एंड हायर पीपल जस्ट फॉर द हायरिंग सेक। जिस तरह से डिमांड होगी और जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी वो हिसाब से हायर करेंगे। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि देयर आर एरियाज लाइक साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड और एआई जिसमें हम हायर करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हायर नहीं कर रहे, हम हजारों लोग अभी भी ये क्वार्टर भी हायर हमने किए हैं क्वार्टर 1 में और करते रहेंगे क्वार्टर 2 में। इट इज जस्ट द फैक्टर कि कौन सी स्किल सेट और कौन सी ज्योग्राफी में हम हायर कर रहे हैं, दैट विल डिटरमाइन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कस्टमर। अच्छा जतिन, ये जो आप एआई पर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, क्या उसको बढ़ाएंगे और किस तरीके की तैयारी है, और यहाँ पर आपको क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं आगे? तो देखिए, एक चीज ये है कि आप इन्वेस्ट करें और दूसरा है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें। तो हम दोनों पे कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स में हमने $1 बिलियन का जो हमने इन्वेस्टमेंट की बात की है वो लार्जली बिग कंपोनेंट ऑफ दैट इज ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स, जो हम हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी से, हमारे अदर एरियाज जो इतने अभी रेलेवेंट नहीं है वहां से हम स्क्वीज करके ये एरिया में, बिकॉज वी फील कि AI is the future of any services industry, but specifically IT services industry, and we must go all out for that. So clearly वो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। और जैसा आप बोल रही हैं कि शायद $1 बिलियन नंबर 2 साल के बाद ऐसा लगे कि छोटा है, ज्यादा होना चाहिए, तो परफेक्ट, हम लोग ज्यादा भी करेंगे। कोई उसमें दिस इज वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग, सो देयर इज नो लुकिंग बैक ऑन दिस एस्पेक्ट। दूसरी जो चीज है वो प्रिपरेशन की है कि हम किस तरह से यूज केसेस बनाए, किस तरह से हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको ट्रेन करें, किस तरह से हम ये जो टेक्नोलॉजी है उसको एम्बेड करें हमारे इंटरनल फंक्शनिंग के लिए, बट मोर इम्पोर्टेंटली एवरीथिंग दैट वी सेल। सो हमने जैसे बोला है कि वी वांट टू पुट एआई इन every solution, every platform, every offering that we have, in all 3 elements we want to put AI because that is the future. So it's both invest and prepare. जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बात हो गई विप्रो की मैनेजमेंट से। विप्रो भी इस समय डे हाई पर, लेकिन इस समय जो स्टॉक मेरे रेडार पर आ रहा है वो है आरबीएल बैंक का। अब देखिए 6% की रैली यहाँ पर आरबीएल बैंक में 210। आरबीएल बैंक में ऑब्वियसली लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आई थी और 230-40 के करीब मेरे ख्याल लेवल था जहां पर लास्ट टाइम QIB बायर्स ने बाय किया था। तो इंटरेस्टिंग होगा अगर वहां उस तरफ ये स्टॉक निकले। तो गाबा सर, ये आपने पिछली बार एक अच्छी स्विंग पकड़ी थी इसकी आरबीएल बैंक की, ये शानदार मूव दिखा रहा है अभी ऑफ लेट। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसमें इनफैक्ट आप टॉप F&O गेनर इस समय आरबीएल बैंक, यहाँ पर क्या भी होगा आपका? इनफैक्ट अगर हायर टाइम फ्रेम पर देखेंगे आरबीएल बैंक में तो एक बहुत ही बढ़िया सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट मिला है। अब ट्रेड करा है 209। अब जो रीसेंट हाई हमने देखा है पिछले 52 वीक हाई है वो कह सकते हैं करीब करीब 274 है। मुझे लगता है वहां तक जा रहा है, इसमें बड़ा मूव है। इनफैक्ट अराउंड 160 के आसपास बहुत अच्छा मूव मिला था, लेकिन मन में कन्विंसिंग नहीं लग रहा था बिकॉज आरबीएल बैंक नाम था।
अगर ये नाम का इस्तेमाल नहीं होता तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड था वहां पर भी, लेकिन अब भी अच्छा ट्रेड है क्योंकि क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है, वो ले जाएगा करीब 275-300 जोन्स तक। तो यस, इट्स अ लॉन्ग हॉल आरबीएल बैंक। बहुत शानदार स्टॉक में देखिए आप, और आज ये 52 वीक हाई क्रॉस किया है स्टॉक ने। हालांकि 800 रुपये इसका लाइफ टाइम हाई हुआ करता था, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई इस बैंक में, फिर वो विश्ववीर आहूजा को भी एक्सटेंशन नहीं दिया आरबीआई ने, वो एक क्लियरली एक मामला रहा था। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था, एक इसकी जो QIP प्राइस थी वो करीब 220 रुपये करीब थी। ये इस समय एक 2 ईयर प्राइस बैंड को ब्रेकआउट करने की यहाँ पर इस समय तैयारी चल रही है। लेकिन वीरू, अब एक काम क्यों ना किया जाए, अब एक चंद्रयान की बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही हिस्टोरिक दिन आज हमारे लिए, और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ भारत फिर इतिहास रचने वाला है। दोपहर 2:35, मतलब अब से सिर्फ 7 मिनट दूर, और कुछ विजुअल्स आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, हम भी इसी तरीके से वेट कर रहे हैं, बस हम स्टूडियो में वेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो जनता है उनको ऑन ग्राउंड वेट करने का मौका मिला है। चंद्रयान 3 लॉन्च होगा 2:35 पर इसरो द्वारा, और ये भारत का तीसरा मून मिशन है। चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है। इसका मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चंद्रयान 3 इस खास सफर के बारे में अधिक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी विपिन भट्ट आ गए हैं अब स्टूडियो में। विपिन जी, गुड आफ्टरनून। और काफ़ी ऐतिहासिक दिन और तैयारी कर रहे हैं हम उसके लिए। हाँ जी, तो ये जैसा आपने कहा कि बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक मिशन भी है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 वो हम दोनों देख चुके हैं। चंद्रयान 2 भी एक सफल मिशन ही था, 70% कंप्लीट, क्योंकि उसका जो ऑर्बिटर है वो आज भी घूम रहा है चांद की कक्षा में, लेकिन लैंडिंग हम नहीं करा पाए थे चांद के ऊपर, सॉफ्ट लैंडिंग। तो इस बार वो कराने की यहाँ पर पूरी तैयारी है कि जो विक्रम लैंडर, पिछली बार तो नाम विक्रम लैंडर था, तो वो लैंडर उतरे चांद के ऊपर, और फिर उसमें से जो रोवर है उसके अंदर वो निकले और चांद की सतह पर चलता हुआ नजर आए। इंडियन फ्लैग वो वहां लगाएगा, उसके ऊपर खुद ही इंडियन फ्लैग माउंटेड है, और ऐसा करने वाला फिर हिंदुस्तान दुनिया का चौथा देश बनेगा। और अगर ये लैंडिंग सफल हो जाती है तो साउथ पोल पर चंद्रमा के जो सबसे डिफिकल्ट टेरेन है, आज तक वहां किसी ने कोई लैंडिंग नहीं की है, वहां पर लैंडिंग करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश बनता हुआ नजर आएगा। तो कुछ 3-4 मिनट 5 मिनट और बाकी हैं। तो ये देखिए, लिफ्ट ऑफ स्टेज है आज की। तो मतलब आज ये जो हमारा रॉकेट है मार्क 3, भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट, ये इसे लेकर उड़ेगा और करीब 1000 सेकंड के अंदर ये इसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देगा। उसके बाद चंद्रयान, जिसे हम कहते हैं, जो बेसिकली 3 चीजों से बना है, जो एक प्रोपेलेंट मॉड्यूल है जो आप देख रहे हैं, एक लैंडर मॉड्यूल है और उसके अंदर रोवर है। तो वो चंद्रयान फिर पृथ्वी की कक्षा में धीरे धीरे चक्कर लगाएगा, और जो टिपिकल एक तरीका रहता है किसी भी स्पेसक्राफ्ट का कि पहले वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है, धीरे धीरे दूर जाता है, और वंस इट्स एंटर इनटू द मून्स ऑर्बिट, वहां पर फिर धीरे धीरे उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से उसके पास जाएगा, और 48 डेज अराउंड इसको लगेंगे ये यात्रा पूरी करने में। तो हम लगातार देखिए दिखाई रहे हैं ये 3 चीजें, प्रोपोर्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, और साथ में जो रोवर है जो चलता हुआ नजर आएगा। ये वो रॉकेट है जो आपसे कुछ ही देर में लॉन्च होने वाला है श्रीहरिकोटा से। LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, भारत का अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट। एक बार में करीब 8 टन ये लेकर जा सकता है। हालांकि जो हमारा चंद्रयान है वो सब कुछ मिला के 3 टन का ही है। तो क्षमता इस रॉकेट की बहुत ज्यादा, अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर ऊपर तक जाता है, लेकिन 178 किलोमीटर अप्रॉक्स वहां पर ले जाके ये चंद्रयान को आज छोड़ देने वाला है। उसके बाद चंद्रयान अपनी यात्रा शुरू करेगा। जैसा मैंने कहा कि वो ऑर्बिट में घूमता हुआ धीरे धीरे मून की तरफ जाएगा, और अराउंड 48 डेज का वक्त, 3.84 लाख किलोमीटर, ये चांद की दूरी है हमारी पृथ्वी से, और ये दूरी ये पूरी कर लेगा 45 से 48 दिनों के अंदर। ये 3 दिन का जो डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी घटनाएं अंतरिक्ष में घट रही होती हैं, तो वो डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा कि वो 45 डेज होंगे या 48 डेज होंगे, और उसके बाद ये हमको वहां पर लैंड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी जो देखने वाली बात वही होगी कि क्या इस बार हम उस सॉफ्ट लैंडिंग के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। जो पिछली बार थोड़े इश्यूज हो गए, थ्रस्टर्स ने ठीक से काम नहीं किया, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाए। इस बार सर मैं आपको बताऊं कि कल बाकायदा इसरो ने कुछ चांद जैसी ही कंडीशंस बना के बाकायदा हेलीकॉप्टर से ड्रॉप टेस्ट करके देखा। पिछली बार करीब 500 मीटर की जब रह गया था चांद की सरफेस से दूर, तो हमारा कनेक्शन टूट गया था और वो क्रैश लैंड हुआ, और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया। जो 2-3 दिन बाद हमें इस बार कोशिश है कि अगर क्रैश लैंड हो भी जाता है तो एटलीस्ट हमारा लैंडर डिस्ट्रॉय ना हो, वो अपना काम करता रहे। तो लेट्स सी क्या होता है। कुछ 21 टेक्निकल चेंजेस किए गए हैं इस बार टोटल। वो लैंडिंग प्रॉपर हो जाए, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए गए हैं, थ्रस्टर को अपग्रेड किया गया है,
उम्मीद तो यही है कि ये इस बार हम जो चांद पर ये कारनामा है वो करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे इस बार। और मार्केट भी शायद उसी को सेलिब्रेट कर रहा है। अब मार्केट भी एक चांद पर जाने की तैयारी करता हुआ 19,500 को क्रॉस कर रहे हैं हम। 19,512 इस समय निफ्टी। तो 3 मिनट बचे हैं खैर उस चीज़ को होने में, और 2:35 पर ऑलमोस्ट तैयारी पूरी है। वीरू, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहने वाला है हमारे लिए। ऐतिहासिक क्षण। और मुझे वो रात याद आती है अभी जो विपिन जी कह रहे थे, जिस दिन बस आखिरी के क्षणों में वो विफलता, अगर आप देखें वो पूरा मिशन हो गया था। ईश्वर करे, 140 करोड़ लोगों की जो है वो दुआएं इस मिशन के साथ हैं। कितना परिश्रम, कितनी, अगर आप देखें तो रातें यहाँ पे इंजीनियर्स की लगी होंगी। बस 3 मिनट का समय बाकी है। और जैसे कि विपिन जी कह रहे थे कि लंबी यात्रा है चांद तक की, चांद के पटल तक की लंबी यात्रा 48 से 45 दिन की। बस सिर्फ 2.5 मिनटों में ये यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल वीरू, मैं एक्चुअली उसको ना विफलता, थोड़ा हार्श वर्ड होगा, मैं कहूँगा विफलता नहीं, एक लेसन था वो शायद अगली बार के लिए। और इस बार शायद हम उस चीज़ को भी पूरा करेंगे। 2 ही मिनट बाकी हैं अब। और इनफैक्ट वो एक पार्शियल सक्सेस थी, जैसा मैंने कहा। ऑर्बिटर जो साथ में गया था वो अपना काम कर रहा है, ऑलरेडी है वो चांद के चारों तरफ। हाँ, हम लैंडिंग नहीं करा पाए थे। इसरो ने भी कहा था कि 70% मिशन सक्सेसफुल है, लेकिन लैंडिंग जो बड़ा चैलेंज है। देखिए अब बस रॉकेट तैयार है, काउंटडाउन भी अभी हम देख रहे थे स्क्रीन के ऊपर, 1 मिनट से भी कम का वक्त है। बड़ा क्रूशियल होता है ये काउंटडाउन। कई बार 1 या 10 सेकंड या 20 सेकंड पहले रोक दिया जाता है, लेकिन अभी हम कीप योर फिंगर्स क्रॉसेस कि ये 1-1.5 मिनट जो ये ऑफिशियल काउंटडाउन था जो इसरो का भी हमें दिखाई दे रहा था, ये हो जाता है तो फिर एक शानदार लिफ्ट ऑफ। देखिए जनता, मतलब इसरो की गैलरी आज पूरी खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। क्या माहौल होगा वहां, मैं ये सोच रहा हूँ। मतलब इस समय अगर आप वहां हो तो एक अलग लेवल का, मतलब नारू सर, मेरा एक सपना है, कह लूं मैं, आपसे बात कर रहा हूं कि एक आध बार जाके कोई इस तरह का लॉन्च इस गैलरी में लाइव बैठ के देखना है श्रीहरिकोटा में। बिल्कुल, नेक्स्ट वहीं से रिपोर्ट करिएगा आपको। बिल्कुल, वहां से रिपोर्ट करेंगे हम अगला। और अब देखिए सिर्फ 59 सेकंड बचे हैं यहाँ पर। तो थोड़ा मार्केट से हम थोड़ा दूर हैं इस समय, क्योंकि देखिए ये दिन बहुत रेयरली आते हैं, मतलब इस तरीके के इतने बड़े दिन। और इसके लिए आज हमने इसको फर्स्ट हेडलाइन भी बनाया था, क्योंकि ये है ही दिन इस तरीके का। और अब सिर्फ 41-40 सेकंड बचे हैं। कुछ और आखिरी चीज जो आप कहना चाहते हैं उसके बारे में? हाँ सर, तो बिल्कुल बस ये लिफ्ट ऑफ तो हो जाएगा, जो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने बताया 1000 सेकंड्स के लिए बस ये उड़ान होगी। छोटी सी उड़ान है, ज्यादा बड़ी नहीं है, जो अभी हमें थोड़ी देर में कंफर्म भी हो जाएगा इसरो से कि सक्सेसफुली जो ये 3 स्टेज रॉकेट है, वो देखिए जो हेड दिख रहा है ना ऊपर, चंद्रयान वहां पर है। ओके, वो वहां पर चंद्रयान है, बाकी ये तो लिफ्टर्स है। ये रॉकेट 3 स्टेज का क्रायोनोजेनिक इंजन रॉकेट है जो लेकर जाएगा ये स्टेज अलग अलग। अभी इसरो इसको बताता ही रहेगा। और 1000 सेकंड्स के अंदर हम देखेंगे कि रिपोर्ट आ जाएगी कि सक्सेसफुल हो गया ये लॉन्च। तो बस आखिरी कुछ क्षण और अभी लिफ्ट, ये इग्निशन यहाँ दिखाई देगा इंजन के अंदर, ये थ्रस्टर्स के अंदर, ये देखिए इग्नाइट और ये लिफ्ट ऑफ। +5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल रहा। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन देखिए, जहां तक स्पेस टेक्नोलॉजी की बात है सर, तो इंडिया ने इस चीज में तो महारत हासिल कर ली है। जो मार्क 3 है, ये 7th जनरेशन रॉकेट है। शुरुआत हुई थी जब हम वो लेटरल सरफेस वाले रॉकेट बनाया करते थे, उनको हाथ से कैरी करना पड़ता था। अब ये लॉन्च पैड पे तैयार होता है। और मार्क 3 मतलब ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल रॉकेट्स में से एक है। 8 टन, यानी मान लीजिए जो छोटे सैटेलाइट्स हैं वो तो करीब 100 से ज्यादा छोटे सैटेलाइट एट अ टाइम ये लेकर जा सकता है। और चंद्रयान 3 का जो मॉड्यूल है वो 3 टन का, यानी इसमें अभी भी 5 टन की कैपेसिटी बाकी। कितना? 1000 सेकंड बोला आपने? 1000 सेकंड, तो मतलब 16 मिनट, 16-17 मिनट में 178 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहां पर जो इनिशियल ऑर्बिट होता है अर्थ का, ये उसको वहां पे ले जाके छोड़ देगा। ओके, चलिए फिर अब तक कितने, तो उसमें से 1 मिनट हो गया है, तो और 15 मिनट हमको बेसिकली। हाँ जी, वो रिपोर्ट आप अभी कमेंट्री जब आपकी मार्केट की जारी रहेगी तो इनफैक्ट हम फ्लैश चलाएंगे कि सक्सेसफुल उसने ऑर्बिट में छोड़ दिया है। बिल्कुल, तो ये लॉन्च हुआ चंद्रयान 3। और बस अब होप करेंगे और प्रे करेंगे कि इसकी लैंडिंग भी एकदम सक्सेसफुल हो। बिल्कुल। और वो जो सॉफ्ट लैंडिंग की हमारी प्लानिंग है
वो सक्सेसफुल रहे। आगे बढ़ते हैं फिर, और विपिन जी वापस आपसे बात करेंगे जब ये 16 मिनट होंगे और फ्रेश अपडेट्स के साथ फिर वापस आएंगे। श्योर वीरू, मार्केट की तरफ बढ़ते हैं वापस। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, आइए अनुज कुछ टेस्ट लेते हैं। यहाँ पे 4 का चौका को थोड़ा सा मैं प्रीपोन करूंगा। क्यों? क्योंकि स्विंग्स अच्छे आ रहे हैं और एक काम करते हैं अनुज, 4 ट्रेड्स को लेके compete करते हैं। यहाँ पर 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे और एक एक करके हम ये ट्रेड्स मेंशन करेंगे। प्रशांत सावंत सस्ता ऑप्शन देंगे, एफएनओ सुपरस्टार मानस जायसवाल जी के सौजन्य से, 4 के चमत्कार सुदीप शाह और साथ ही साथ मिड कैप फंड आज आशीष महेश्वरी देंगे। प्रशांत बताइए सस्ता ऑप्शन क्या लेंगे, क्या पिक करेंगे आप? वीरू जी, ऑटो सेक्टर पे ध्यान है और यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत अच्छी डिप ले चुका है, तो इसकी जो 3120 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 41 पे चल रही है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 23 का, और जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो करीबन 65 से लेके 75 का टारगेट 2 होगा। ओके, अच्छा ये हो गया सस्ता ऑप्शन। मैं सॉरी एक बार वापस वो विजुअल्स देख रहा था मैं, काफ़ी वो बेसिकली विपिन जी सिमुलेशन में दिखा रहे थे कि उससे सिमुलेशन दिखा रहे थे कि ये भी वो फ्लाइट पाथ दिख रहा है पूरा। वो सिमुलेशन था कि किस तरीके से फर्स्ट स्टेज के जो थ्रस्टर लगे हुए थे नीचे मार्क 3 में वो अलग हो गए हैं। अभी हम इसमें से जो बीच की बॉडी है ये थोड़ी देर में अलग होते हुए देखेंगे और फाइनल वो जो आपको ऊपर हेड दिख रहा है वो अलग होगा और उसमें से चंद्रयान बाहर आके अपनी अलग से उड़ान शुरू करेगा। देखिए वो ओपन हो गया ऊपर का हेड। ओके, तो ये थ्रस्टर्स वगैरह बेसिकली सी में जाके हाँ, ये चीज फिर हिंद महासागर में अरेबियन सी जो भी ये इलाका है अरेबियन सी पैसिफिक ओशन का पूरा, वहां पर उसी में जाके ड्रॉप होता है। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, इसको विंडो में रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको विंडो में रखेंगे। सस्ता ऑप्शन ट्रेड हो चुकी है हीरो मोटोकॉर्प की। एफएनओ सुपरस्टार डायरेक्टर साहब प्लीज बताइए कि आज किसकी जिम्मेदारी है एफएनओ सुपरस्टार की? मानस की। मानस बताइए एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड। अनुज जी, एस्कॉर्ट्स पे ध्यान है। एस्कॉर्ट्स ने तो पहले ही एक शॉर्ट टर्म चार्ट ब्रेकआउट दिया था 3-4 दिन पहले, और चार्ट अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स ऑलरेडी बन रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आज स्टॉक ने जो 2022 के हाईज हैं उसको भी ब्रीच कर दिया है, तो करंट लेवल्स पे एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर में खरीदारी करिए। 2378 के भाव चल रहे हैं, 2340 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 2460 तक के टारगेट्स, 2460 तक के टारगेट आपको इस फ्यूचर में एस्कॉर्ट्स के देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 2400 वाला कॉल ऑप्शन ले लेंगे, 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 34 रुपए के स्टॉप लॉस से 70 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रेड पिक करते हैं। ये हो गया मानस का ट्रेड। एस्कॉर्ट्स फुल स्विंग देता हुआ इस वक्त 4 के चमत्कार सुदीप शाह जी देंगे। सुदीप क्या पिक कर रहे हैं आप? कुछ महीनों में एक अच्छे अपट्रेंड में था टीवीएस मोटर, बट लास्ट 12 से 15-17 में एक कंसोलिडेशन में स्टॉक गया था, पर वो 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ने रहा है पिछले 4-5 सेशन से, और 1310 से 1320 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है। और मुझे लग रहा है पिछले 2 दिन थोड़े सॉफ्ट रहे थे स्टॉक के लिए, मतलब थोड़ा एक साइडवेज रहा था, और आज एक वापस से एक अच्छा एक्शन हम स्टॉक में देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 2 व्हीलर स्टॉक्स में हीरो टीवीएस मोटर ये दोनों में एक अच्छी चाल होगी आने वाले कुछ सत्रों में। तो टीवीएस मोटर मेरी पिक रहेगी 1315 के स्टॉप लॉस से 1380 के टारगेट के लिए। टीवीएस मोटर ये इस समय यहाँ पर कॉल हो गई। तो 2 एक्चुअली 2 व्हीलर स्टॉक्स, तीनों के तीनों ऑटो स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉर्प, एस्कॉर्ट्स और टीवीएस मोटर। अब मिड कैप फंडा के लिए आशीष महेश्वरी के पास चलते हैं। आशीष जी, आई होप कि कोई नॉन ऑटो स्टॉक होगा आपका। जी, मेरा स्टील सेक्टर से स्टॉक है जिसका नाम है लॉयड स्टील, बट ये कंपनी स्टील नहीं बनाती, ये फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। काफी सारे जो सेक्टर है जहाँ काफी कैपेक्स हो रहा है, जैसे ऑयल एंड गैस है, न्यूक्लियर पावर है, स्टील प्लांट्स है और पावर प्रोजेक्ट्स है। तो मेरा मानना है इस स्टॉक पे नजर रखना चाहिए, लॉयड स्टील पे। कंपनी का मुनाफे में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा था हमने 2022 से 23 में 5 करोड़ से बढ़ के 36 करोड़ का मुनाफा हुआ था, और इस साल मुनाफा करीब 75 करोड़ मैं उम्मीद कर रहा हूँ, तो बिल्कुल इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। ओके, लॉयड स्टील। एक ज़माना था जब टाटा स्टील का नाम बीरो टिस्को हुआ करता था, तो उन्होंने फिर एक ऐड देना शुरू किया था कि हम स्टील भी बनाते हैं, और उसके बाद वो पूरी की पूरी स्टील कंपनी बन गई थी। यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है लॉयड स्टील, बट ये स्टील नहीं बनाती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर 4 का चौका, चारों की चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं एक बार। प्रशांत सावंत ने सबसे पहले लिया हीरो मोटोकॉर्प सस्ता ऑप्शन में, और 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक ब्रेकआउट यहाँ पर
ये 3120 की कॉल है, 45 रुपये पर इस समय, 65 और 75 के टारगेट, 23 रुपये का स्टॉप लॉस। मानस ने पिक किया एस्कॉर्ट्स, यहाँ पर एक मूव 2460 के टारगेट, 2340 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद सुदीप ने लिया टीवीएस मोटर, यहाँ पर चार्ट का चमत्कार में 1380 के टारगेट और 1315 के स्टॉप लॉस के साथ। और मिड कैप फंडा में लॉयड स्टील, यहाँ पर दांव लगाया है आशीष महेश्वरी ने। एक बार जरा मार्केट को रिविजिट करते हैं। सेंसेक्स 65,816 पर, ध्यान रखिएगा सेंसेक्स की भी वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडेज को होती है, तो ऑब्वियसली वो एक एक्सपायरी मूव वहाँ पर। आरबीएल बैंक की हमने सुबह शो खुलते ही डिस्कशन की थी, अब 7% ऊपर यहाँ पर आरबीएल बैंक इस समय आपको दिखाई देगा। F&O का टॉप गेनर्स में से एक। लेकिन एक बार जरा जी एंटरटेनमेंट लेकर आइए, जी बैन में है लेकिन मूव देखिए जी एंटरटेनमेंट में, क्या शानदार मूव, 8% का मूव यहाँ पर, 215 इस समय जी एंटरटेनमेंट। ध्यान रखिएगा वो NCLT ने ऑर्डर रिजर्व किया था, तो क्या ये अब आने वाला है, ये मार्केट ये अनुमान लगा के चल रहा है, जो भी हो, लेकिन अच्छे मूव यहाँ पर। उसके अलावा एम्फेसिस और LTTS, ये दो स्टॉक्स जहाँ पर मिड कैप IT में अच्छा मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। परसिस्टेंट सिस्टम्स और TCS, ये भी इस समय डे हाई पर। LTI माइंडट्री, ये भी कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप इस समय एक अच्छा मूव देख रहे हैं। आशीष महेश्वरी जी पर क्या व्यू है आपका? जी में एक वन वे रैली हुई है पिछले कुछ दिनों में। ऑब्वियसली एक मार्केट का जो एक बेसिक व्यू बन रहा है कि क्या ये मर्जर अप्रूव होगा, एंड एट द सेम टाइम क्या पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा को वो जो सेबी से झटका मिला था, क्या वो ओवरटर्न नहीं होगा? क्या ये एक बेसिक थीसिस है इस रैली का? ये अज्यूम किया जा सकता है इनफैक्ट कि विदाउट एनी रीजन स्टॉक में हमने आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता हुआ देखा, बट मुझे अभी भी लगता है कि ये अभी भी एक ट्रेडिंग बैट है। अभी लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इसमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें जो न्यूज फ्लो है वो बना पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जो निवेशक है वो खरीद सकते हैं, बट जब तक ये NCLT का फाइनल ऑर्डर जो सोनी के साथ मर्जर का है वो नहीं आ जाता, तब तक मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय की सलाह देने से बचना चाहूंगा। पीछे एक बार आप टाटा केमिकल्स स्क्रीन पे लिखिएगा। मैं कुछ देर पहले देखा था यूपीएल में एक स्विंग आ रहा था, लेकिन टाटा केमिकल्स का स्विंग उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे ज़्यादा अगर आप देखें तो सस्टेनेबल नजर आ रहा है। टाटा केमिकल 989 पे अपने 200 डे, अपने 100, अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को रीगेन करके ट्रेड करता हुआ। आशीष महेश्वरी जी, पिछले 4-5 सेशन में इस स्पेस ने काफ़ी शॉर्टिंग झेली, काफ़ी अगर आप देखें पेन था, केमिकल प्राइसेस में सब्सटेंशियल ड्रॉप आया है। आप लोगों ने पोजीशन कैसे किया अपने आप को? क्या केमिकल्स में आप कुछ ढूंढ पाए हैं, अपने क्लाइंट्स को सजेशंस क्या दिए हैं, या फिर ट्रेड स्विंग प्रोस्पेक्टिव से आप लोग शॉर्ट कर रहे हैं? अप्रोच क्या है टाटा केमिकल पे? मैं इसका जिक्र पहले इसलिए करता हूँ क्योंकि सोडा ऐश के प्राइसेस सबसे सब्सटेंशियली ड्रॉप हुए हैं। दैट मीन्स एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज टाटा केमिकल के साथ जुड़ा है। आपका व्यू इस स्पेस पे? हम लोग कोई नए बाय की एडवाइस इस पर्टिकुलर सेक्टर पे अपने क्लाइंट्स को नहीं दे रहे, क्योंकि अभी कोई बॉटम फिशिंग का समय केमिकल सेक्टर में आया है ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि वो एक मार्केट में यदि आप चैनल चेक करें तो हर केमिकल में काफी ओवर सप्लाई है। प्लस जो चाइना रिलेटेड रैली देखने को मिली थी पिछले 2 सालों में, वो भी अब एक फिनिश हो गई है। तो जब तक आपके पास में कोई यूएसपी प्रोडक्ट नहीं है, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको कमोडिटी जो प्लेज हैं वो खरीदना चाहिए, और सेक्टर को हम अभी अवॉइड करें। एक बार जरा HDFC बैंक लेकर आइए फिर से इंट्राडे में, और ये जो बैंक निफ्टी में रह कर बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए या नेगेटिविटी कह लीजिए, जो भी आ रही है, इसका मेन कारण है HDFC बैंक। फिर से इस समय डे लो पर ध्यान रखिएगा, इसके नंबर्स आने हैं मंडे को। बैंक ऑलरेडी एक अपडेट दे चुका था, क्वार्टरली अपडेट, जिसके बाद ये स्टॉक गिरा भी था, लेकिन अब ये बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पर इस समय स्टॉक HDFC बैंक का, ये इस समय करीब करीब डेज लो पर। गाबा सर, अभी भी क्या ये स्टॉक वीकनेस दिखा रहा है, या अभी भी इसको आप कोशिश करेंगे कि लोअर लेवल पे बाय किया जाए? शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है HDFC बैंक में। पॉसिबल है कि 1600 जोन्स है, वहां पर बहुत सपोर्ट है, उसके आसपास मिलता है तो मेरे ख्याल से एक मौका मिलता है, वहां पर स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, या फिर 1680 पार कर ले। तो आइदर वे 1680 और लो क्लोजर टू 1600 एक जगह खरीदने की सेटअप होना चाहिए वहां पर।
चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बात हुई एचडीएफसी बैंक की। सोमवार को आएंगे एचडीएफसी बैंक के नंबर्स, और फाइनली एक जो इसका नॉर्म रहा है सैटरडे को नंबर्स देने का और हम सबको बिजी रखने का, आशीष, वो फाइनली तोड़ के मंडे को नंबर्स आएंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छी शुरुआत है मर्ज एंटिटी की। सैटरडे संडे परेशान नहीं कर रहे, लेकिन जो बाजार का नया बाहुबली है, वो जो मर्ज्ड एंटिटी है, वो अपने पहले सेट ऑफ नंबर्स मंडे को डिलीवर करने जा रहा है। नंबर्स जो भी हो, मेरे ख्याल से सब अपनी अपनी स्क्रीन्स पे ग्लूड होंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री को लेकर। क्या कहना है इस जायंट, इस कंसोलिडेटेड एंटिटी के आउटलुक को लेकर, किस तरह की ग्रोथ वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। खैर, क्या एक्सपेक्टेड है उसका कुछ अंश तो एचडीएफसी बैंक हमेशा से दे देता है अपने जब क्वार्टर के अपडेट शेयर करता है, तो अपडेट्स आ चुके हैं। कंबाइंड एंटिटी की लोन बुक 13% की दर से और डिपॉजिट्स कंबाइंड एंटिटी के 16%, 16.25% बढ़े थे। जहां तक स्टैंड अलोन बिजनेस की बात है, यानी कि एचडीएफसी बैंक इस केस में हो गया, एचडीएफसी एक्स ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड, एडवांसेस 16% बढ़े थे और डिपॉजिट्स हेल्दी 19% प्लस का उछाल देखने को मिला था। ये सब पता है। अब इसके आगे की कहानी क्या है, ब्रोकरेजेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस जब मंडे को नंबर्स आएंगे। सब स्टैंडअलोन के एक्सपेक्टेशंस हैं, कंसोलिडेटेड जो हिंट्स आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। एक्सपेक्टेड है कि एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर, खास तौर पे वो जो रोबस्ट लोन ग्रोथ के आंकड़े उन्होंने मेंशन करें, उसके चलते देखने को मिलेगा। मैंने कुछ ब्रोकरेजेस के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रख दिए। हमेशा की तरह इस बार फिर से मिस्टर 20%, 20% या उससे ज्यादा की एनआईआई ग्रोथ डिलीवर करती हुई नजर आएगी। 20 से 23% के आसपास ब्रोकरेजेस का आंकलन। थोड़ा सा स्ट्रीट डिवाइडेड प्रॉफिट के ग्रोथ फिगर्स को लेकर, पर लार्जली सब मानते हैं एक हेल्दी डबल डिजिट प्रॉफिट का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। एनआईएम्स लार्जली फ्लैट, कुछ ब्रोकरेजेस 3 से 5 बिप्स के आसपास, बेसिस पॉइंट्स के आसपास सीक्वेंशियल दबाव की बात कर रही हैं, और एसेट क्वालिटी बिल्कुल स्टेबल नजर आएगी क्योंकि स्लिपेजेस रिड्यूस हो रहे हैं और शायद मार्केट प्लेस में बेहतर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जहां तक नंबर्स की बात है, शायद एक अच्छे नंबर्स एचडीएफसी बैंक डिलीवर करता हुआ नजर आया है। बैंक डिलीवर करता हुआ नजर आएगा, ये बात हो गई। चलिए सबसे बड़े बैंकिंग स्टॉक की, और अब निफ्टी के सबसे बड़े बाहुबली की। लेकिन निफ्टी में एक और एंट्रेंट को जगह मिली, और कोइंसिडेंस देखिए, एलटीआई माइंट्री के नंबर्स भी मंडे को ही आने हैं। तो आशीष, क्या एक्सपेक्टेशन वहां से? किस्मत देखिए, कल रिजॉइस कर रहा था, कल निफ्टी में एंट्री हुई और मंडे को इम्तिहान की घड़ी सामने खड़ी है। नंबर्स आने वाले हैं और पहली बार जब ये निफ्टी 50 का हिस्सा है, अपने मंडे को रिजल्ट्स घोषित करेगा। अच्छा, एचडीएफसी बैंक आमतौर पे जब रिजल्ट्स देता था दोपहर में देता था, शायद बाजार के दौरान। अब आज इस बार सिचुएशन बदल रही, देखते हैं। एलटीआई माइंट्री के नंबर्स आते हैं बाजार बंद होने के बाद। जो एक्सपेक्टेशंस है वो रख देता हूं। मैनेजमेंट ने पहले से हम सबको तैयार कर रखा है कि FY24 का आगाज, यानी कि शुरुआत जो होगी वो थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, यानी कि Q1 थोड़ा सा थका हुआ होगा, और स्ट्रीट भी यही मान रही है। डॉलर आय में 0.5% का उछाल, कांस्टेंट करेंसी में 25 बेसिस पॉइंट्स का Q on Q इंप्रूवमेंट। इन्होंने दरअसल कहा था Q4 के रिजल्ट्स के बाद जो कॉन कॉल हुई थी, उसमें इनका कहना था कि कई सारे प्रोजेक्ट्स में डिलेड स्टार्ट है, और सिर्फ यही एक रीजन है कि हमारा Q1 सॉफ्ट रहने वाला है। और वो डिलेड स्टार्ट इसीलिए है कि इनके कई सारे क्लाइंट्स का टेम्पररी फ्रीज चल रहा है। मार्जिन्स में 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट होगा। वैसे इस कंपनी के मार्जिन्स पिछले कुछ क्वार्टर्स से लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। क्यों इंप्रूव हो रहे हैं? जायंट, ये भी कंसोलिडेटेड मर्ज एंटिटी है, इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज किक इन हो रही हैं, जो बड़ा साइज है उसका फायदा मिल रहा है, प्लस बड़े साइज के चलते लार्ज डील विंस हो रही हैं। ये सब इसके धंधे को स्टेबलाइज कर रही है। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कह रखा है FY24 के लिए, और वो स्टिक कर रहे थे अब तक जब तक कन्वर्सेशन सारे हुए हैं, कि FY24 में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ क्लॉक करेंगे। तो Q1 का आगाज, FY24 का आगाज पस्त होना है, लेकिन इवेंचुअली डबल डिजिट ग्रोथ शायद इस साल देखने को मिलेगी। नजर कहां रहेगी? डील विंस पर। हमने देखा है कुछ आईटी कंपनी जो अपने डील विंस दे रही हैं, Q4 से बेहतर Q1 के नंबर्स आ रहे हैं। इनके केस में Q1 में $1.35 बिलियन की डील विंस थी। तो TCVs इस बार कहां खड़े हुए हैं? डिमांड एनवायरमेंट को लेकर कमेंट्री क्या है? और इनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो स्ट्रीट क्लोजली ट्रैक कर रहा है, इन्होंने कुछ सिनर्जीज प्ले आउट होने की बात करी थी कि 1.5 बिलियन, 1 बिलियन की रेवेन्यू सिनर्जीज हैं, कॉस्ट एफिशिएंसीज 200 बेसिस पॉइंट्स की मर्ज एंटिटी की। तो देखते हैं वहां पे कहां तक पहुंचे और उसके रिलेटेड कमेंट्री क्या है। एलटीआई माइंट्री आपके सामने।
माइंड ट्री, ये बात हो गई 2 नंबर्स की, लेकिन विपिन जी स्टूडियो में थोड़े एक्साइटेड हैं तो शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। हमें वो ताज़ा तस्वीरें काटनी चाहिए जो इसरो सेंटर से आ रही है, श्रीहरिकोटा से। तालियां बज रही है वहां पे, जितनी जल्दी लाएं, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है उसकी जो लास्ट स्टेज थी वो सेपरेट हो गई। यानी चंद्रयान 3 को जो मिशन पहला है, मिशन फर्स्ट है, वो अकम्प्लिश हो गया है सक्सेसफुली। जो अर्थ का ऑर्बिट है उसमें चंद्रयान 3 को मार्क 3 ने प्लेस कर दिया है। जो रॉकेट उसे लेकर उड़ा था उसने अपना काम पूरा कर दिया है। अब यहां से जो चंद्रयान 3 यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल और उसके अंदर रोवर और लैंडर, उनको अपनी आगे की यात्रा लेकर, देखिए ये वहां के जो दृश्य है, जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मंत्री हैं वो वहां मौजूद थे, और वो तालियां और वो मुस्कान सबके चेहरे की बता रही है कि ये लॉन्च सक्सेसफुल हो गया है। वो सिवान साहब भी पीछे दिखाई दिए जब चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी, वो दृश्य आज भी नहीं भूले। जब वो दिन था, नहीं लैंड हो पाया था, प्रधानमंत्री जी ने जब उनको हक किया लगाया था, और अगले दिन वो इसको फ्लैश कर देना, जो आज का ये टीम से कहूंगा कि इसको फ्लैश करें। बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो आज का जो मिशन था वो सक्सेसफुल, आज का जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ। जिस रॉकेट को हमने उड़ते हुए देखा अभी व्हाइट कलर के, उसने अपना काम सक्सेसफुली कर दिया है। ओके, ठीक है, लेकिन अब बाकी इसके बाद की सक्सेस के लिए हमको 40 दिन का वेट करना पड़ेगा। 45 डेज, और 23 अक्टूबर वो तारीख दी गई है। मैं सुन रहा था अभी इनकी कमेंट्री, जब वो लैंडिंग शुरू होगी चांद के ऊपर। सुनते हैं एक बार क्या कहा जा रहा है। Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director Mr. Mohan Kumar. तो बिल्कुल चंद्रयान 3 का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ, और अब होप ये रहेगी कि आगे जाकर फर्दर जर्नी भी जो है वो सक्सेसफुल हो। और विपिन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, और इवनिंग में आई एम श्योर कि आप बाकी और प्रोग्रामिंग करेंगे इसके बारे में, लेकिन ये एक सक्सेसफुल लॉन्च, और बाकी टीम को ऑल द बेस्ट आगे की सक्सेस के लिए। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मार्केट का रुख करते हैं एक बार फिर। 19,500 पर अब मार्केट थोड़ा कोशिश कर रहा है एक बार इस बार टिक जाए और उसके ऊपर बंद हो जाए। होगा कि नहीं ये सक्सेसफुल, ये खैर देखते हैं, लेकिन फिलहाल सक्सेसफुल है अभी तक। तो कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं। सुबह नैल्को की चर्चा हुई थी, नैल्को में अच्छे मूव्स इस समय, और उसके अलावा कहाँ पर मूव, आयशर मोटर्स में एक्चुअली आज एक अच्छा फॉलो थ्रू रहा है। पिछले 2-3 दिन हमने लगातार देखे यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग रही है। मानस की पिक थी आयशर मोटर्स। मानस ये कहाँ तक जा सकता है आपके हिसाब से, क्या और उसमें जगह है 3400-3500 तक जाने की? बिल्कुल जगह है। देखिए सबसे पहले तो आई थिंक 50 डे मूविंग एवरेज भाई मैंने टारगेट सेट किए थे 3450 के, लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो आई थिंक 3525 एक टारगेट हो सकता है जहां पर आयशर मोटर्स वापस एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो कम से कम वो टारगेट 3500 से लेकर 3525 वो रेंज रहेगी जहां आपको अपने टारगेट पोजीशन पे सेट करने हैं। लेकिन वहां पर रिव्यू करिए, अगर वहां पर रेजिस्टेंस मिला तो शायद फिर से करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट अभी के लिए तो काफी अच्छा लगता है। और करंट लेवल से भी शायद 200 पॉइंट की तेजी, 200 रुपए की तेजी आपको आयशर मोटर्स में देखने को मिल सकती है। आयशर मोटर्स 3358 आपकी स्क्रीन पे हाई के क्लस्टर में आके बात करता हुआ, ट्रेड करता हुआ। इस बीच लेके आइए आप जरा एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबरा रियल्टी। ओबरा रियल्टी का ट्रेड मैंने सुबह भी लिया था, मेंशन भी किया था, और जहां तक गोदरेज प्रॉपर्टीज का सवाल है, इसका ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी थी करीब 2580 और लो था करीब 1005 का। अप्रॉक्सीमेटली 33% उस रिट्रेसमेंट का इसने रीगेन कर लिया है। लेकिन जहां तक फ्रेश ट्रेड का पर्सपेक्टिव है इस वक्त, प्रशांत यहाँ पर क्या चेस करना चाहिए भाई? गोदरेज प्रॉपर्टी जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा है, या फिर ओबरा रियल्टी जिसमें क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट है, आप किसे चेस करना चाहेंगे? जी वीरू जी, मुझे लग रहा है इस लेवल में ओबरा रियल्टी 1050 के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं प्रीएम्प्ट करके चलूंगा कि ऑलमोस्ट ए वीकली क्लोजिंग है, तो ये लेवल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम 1030 का स्पॉट में स्टॉप लॉस रख सकते हैं और कंफर्टेबली 1100 के टारगेट्स रख सकते हैं। मुझे लग रहा है ये एक कंफर्मेशन है रेंज ब्रेकआउट का, और हम करीबन 1100 तक जा सकते हैं। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मार्केट अभी भी डे हाई से काफ़ी करीब, हालांकि फिर हम 19,500 से हल्का सा फिसलें,
लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़ने वाले हैं नवीन कुलकर्णी, उनसे बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़ गए हैं। और नवीन, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ आज जुड़ने के लिए। 19,500 निफ्टी पर इस समय और कहीं भी कोई टायर्डनेस के साइन नहीं मार्केट में अभी तक। ये जो रैली शुरू हुई थी, वन वे रैली 17,500 से शुरू हुई, अब हम 19,500 पर। आपके हिसाब से कहाँ तक जा सकती है रैली करंट स्विंग में? ये तो सबसे मुश्किल सवाल है कि करंट स्विंग में कहाँ तक जा सकती है रैली, लेकिन ये जरूर हो गया है कि ये साल के जो रिटर्न्स है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 12 से 14% के करीब करीब आएंगे और निफ्टी साल के एंड तक करीब करीब 20,400 से 21,000 के बीच तक पहुंचेगा, तो काफी रिटर्न्स फ्रंट लोडेड हो गए हैं। तो उस हिसाब से आगे जाके यहाँ से कॉर्पोरेट के जो नंबर्स हैं और अर्निंग्स ग्रोथ, इस पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि कॉर्पोरेट के अर्निंग्स अभी तक लार्जली इनलाइन है या थोड़े से मार्जिनल नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल आई वुड से कि ये जो रैली है यहाँ से थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्टोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इन्फ्लोस काफी स्ट्रांग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से रैली थोड़ी स्लगिश होने के चांसेस ज्यादा है। रैली स्लगिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नवीन, आज का जो क्लियर कट स्टैंडिंग पॉइंट है, आज का ही नहीं, कल से ये शुरू हुआ है मूव, निफ्टी IT और IT स्टॉक्स में एक वन वे तेजी डिस्पाइट पुअर नंबर्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि ये वर्स्ट क्वार्टर था और अब चीज़ें इंप्रूव होंगी? क्या ये वैल्यूएशन पर प्ले है या फिर क्या ये US मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट के पॉज के एक्सपेक्टेशंस हैं उनका प्ले है? आपके हिसाब से क्या है ये जो प्ले है IT का? ये मिक्स ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स है। अगर आप देखेंगे करीब करीब लेट से 10 से 15 दिन पहले तक कि जहाँ पे IT नंबर्स के थोड़े एक्सपेक्टेशंस बन रहे थे, तो आप ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स थे, ज्यादातर सेक्टर्स में जहाँ पे भी ठीक ठाक अपस्विंग आया है, अगर देखेंगे बैंकिंग में ठीक ठाक अपस्विंग आ गया था, PSU स्टॉक्स भी चल गए थे। इसके अलावा ऑटो सेक्टर ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग रैली किया है जून के महीने में, राइट? कंज्यूमर स्टॉक्स तो अच्छे कर ही रहे हैं। सो ओवरऑल IT ही एक सेक्टर है जो मतलब काफी लैगर्ड रहा है इन द लास्ट 1 ईयर। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन करेक्शन भी हुआ है वो सेक्टर में, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पे IT सेक्टर का जो वैल्यू क्रिएशन का पोटेंशियल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो IT सेक्टर में वैल्यूएशन कंफर्ट रहा है थोड़े टाइम से, और जब ये हो रहा है कि IT सेक्टर के नंबर एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा खराब नहीं आ रहे हैं और ओवरऑल डील विंस में बहुत ज्यादा स्लोडाउन नहीं दिख रहा है, तो उस हिसाब से अलोकेशन वापस IT सेक्टर की तरफ जा रहा है। तो ये मुझे मोर ऑफ अलोकेशन थीम लग रहा है और सेक्टर रोटेशन थीम लग रहा है rather than any other significant move है। तो ये काफी टेक्निकल फैक्टर्स की भी प्ले आउट। नवीन जी, एग्जैक्टली, आई मीन एक्सपेक्टेशन, फियर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजिशनिंग, यही सब चीज़ें हैं जो IT को आज का आई थिंक सेक्टर ऑफ द डे या फिर कल बनाया। बट एग्जैक्टली इसके इन्वर्स जिस सेक्टर की लीडरशिप में हमने इस पूरे मूव को खेला, दैट्स बैंकिंग, उस पर कल जब फेडरल बैंक के नंबर्स आए तो बाजार थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया, या फिर ये कह लीजिए कि हमने बहुत अच्छा दौर अब तक देख लिया, सबसे स्ट्रॉन्ग NIMs लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर्स में देख लिए। क्या बैंक्स में अब फ्रेश राइड की गुंजाइश नहीं है? क्या बैंक्स में इस दौर का जो बेस्ट है वो देख चुके हैं, यहाँ से अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा बुक करना चाहिए? आपका व्यू क्या है? जहाँ तक बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, अगर बैंकिंग सेक्टर में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल लिक्विडिटी काफी हाई है। ये अगर आप पोर्टफोलियो वाइज अगर आप अलोकेशन भी देखेंगे तो, या इंडेक्स में भी जो अलोकेशन देखेंगे, वो बैंकिंग सेक्टर में काफी हाई, राइट? और सेक्टर्स जो है, स्टॉक्स भी जो है, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, ये सब स्टॉक्स में लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा है। तो उस हिसाब से ये सेक्टर का जो मूवमेंट होता है वो फंडामेंटल्स के आगे पीछे डिपेंड करता है कि वैल्यूएशन कैसा चल रहा है। तो अभी जो करंट सिनारियो है वो बैंकिंग सेक्टर का वो ये है कि फंडामेंटल्स अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव सरप्राइज आते हुए दिख नहीं रहा है। जहां तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव सरप्राइज स्मॉल बैंक्स या मिड कैप बैंकिंग स्पेस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वहां पे मार्जिनल नेगेटिव सरप्राइज भी आता है या इन लाइन भी आता है, थोड़ा भी प्लस माइनस
मतलब चीजें हो जाती है एक दो की पैरामीटर्स में, तो वहां पे करेक्शन आ जाता है। तो दैट इज द सिनेरियो इन बैंकिंग। ये सेक्टर ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरवेट रहना ये सेक्टर में बनता है, लेकिन मूवमेंट आई वुड से कि विल नॉट बी वेरी वेरी फास्ट, विल हैव जो मूवमेंट चलेगा इसका विद जैसे नंबर्स आएंगे, नंबर्स के बाद स्लोली ये चलता रहेगा। अच्छा ठीक है, एग्जैक्टली आप देखें दो ऐसे इंडाइसिस पे सेक्टर से बात हो चुकी है नवीन जी अब तक, जो आज बहुत चला और जिसको लेके थोड़ा फियर भी बढ़ रहा है, दैट्स बैंकिंग। अब आते हैं कुछ ऐसे ही सिमिलर सेक्टर्स पे। आप लोग ऑटो पे या क्लाइंट्स को बोल क्या रहे हैं अब? आपने बजाज ऑटो में, हीरो मोटोकॉर्प में, टीवीएस में, आपने अशोक लेन में ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी देखी, आप टाटा मोटर्स है तो ऑल टाइम हाई देखा, आपने मारुति का ऑल टाइम हाई देखा। यहाँ पर व्यू क्या है अर्निंग्स से? एग्जैक्टली अगर आप देखें अर्निंग्स रिपोर्ट होने से पहले क्या अप्रोच रखे, जो कि इस मोमेंटम को राइड कर रहे थे अप्रैल मई जून में, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस वक्त ऑटो में? तो जहां तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, इसमें काफी डिफरेंट टाइप के प्लेस है, जैसे टू व्हीलर प्लेस है, पैसेंजर व्हीकल है और कमर्शियल व्हीकल है। जहां तक टू व्हीलर प्लेस का सवाल है, मुझे लगता है कि टू व्हीलर प्लेस में अभी भी पोटेंशियल है, और पोटेंशियल मुझे लगता है कि बरकरार रहेगा फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स टिल दिवाली। उसके बाद शायद सेक्टर टॉप आउट हो जाएगा, दैट इज माई व्यू। जहां तक पैसेंजर व्हीकल का सवाल है, मुझे लगता है कि वहां पे ज्यादा स्ट्रक्चरल स्टोरी है। अगर हम महिंद्रा देखेंगे या मारुति भी देखेंगे, वहां पे स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स है, इवन टाटा मोटर्स, तो वहां पे स्ट्रक्चरल स्टोरीज है जहाँ पे नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो अर्निंग्स का मुझे लगता है कि कंफर्ट रहेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो चुके हैं, प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है। सो ओवरऑल यहाँ से मतलब ऑटो सेक्टर में उतना रिटर्न नहीं बनेगा जितना पहले प्रॉब्लम 3 महीने पहले बन रहा था, लेकिन मुझे जहां तक फीलिंग है ऑटो सेक्टर में ओवरवेट रहना इज द राइट स्ट्रेटेजी। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा में, मुझे भी यहाँ से लगता है कि काफी अपसाइड पोटेंशियल है। द नेक्स्ट 1 ईयर 15 to 20% रिटर्न बन सकता है। मारुति में थोड़ा रिटर्न कम बनेगा, लेकिन फिर भी लगता है कि 10 to 12% रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये रिटर्न पर्टिकुलर। ओके वेल, नवीन एक सेकंड में आपको होल्ड कर रहा हूँ। मार्केट को एक बार रिविजिट करना चाह रहा था। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का एक शानदार मूव फेवर में इस समय, और एक बार सेंसेक्स लेकर आइए निफ्टी से पहले। सेंसेक्स इस समय 65,900 क्रॉस करता हुआ 65,960। ध्यान रखिएगा 66,000 हमने हिट किया था, कल ही हिट किया था 66,000 निफ्टी, लेकिन अब 19,543 पर। और अब हम ये अब बहुत पॉजिटिव है। 5 दिन का जो पैटर्न चल रहा था कि 19,500 के ऊपर जा रहे थे हम और वहाँ से स्लिप कर रहे थे, उसको हम फाइनली ब्रेक कर रहे हैं अब 19,543। और आज अगर हम इस लेवल के ऊपर बंद हो गए, 19,550 के ऊपर बंद हो गए, तो फिर वो 19,750 19,800 का वो जो मूव है वो ओपन होगा, और फिर वो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको भी बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। करीब 19,400 तक वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शायद जा पाएगा। लेकिन उस पर आता हूँ मैं एक बार। नवीन, एक और व्यू चाहिए था मुझे आपसे। इस समय चाइना को लेकर जो एक मेटल्स में एक पॉजिटिव रैली बन रही है, उसको कैसे अप्रोच करेंगे आप? नवीन अनम्यूट करिए। म्यूट है। मुझे जहां तक लगता है ये जो रैली चाइना को लेके है, वो डिपेंड करेगा चाइना का जो स्टिमुलस और ओवरऑल जो ये आएगा, उसकी वजह से जो अपट्रेंड आ सकता है उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। राइट नाउ एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑफ कोर्स जो यूएस का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं आया और इन्फ्लेशन, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म स्पर्ट है। आगे जाके डिपेंड करेगा चाइनीज स्टिमुलस कितना स्ट्रांग और कितना बड़ा आता है, राइट। तो वो अगर $1 बिलियन युआन का स्टिमुलस है तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन उससे बड़ा स्टिमुलस आया, राइट, तो उसके वजह से रैली आ सकती है। लेकिन सारा चीज गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ चाइना डिपेंड करेगा रादर देन कोर फंड। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ। चलिए लेकिन फिर एक बार मार्केट की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि अब फाइनली अब हम उस ब्रेकआउट जोन को अप्रोच कर रहे हैं। और वीरू, आज मुझे नहीं लगता कि अब लास्ट के 20 मिनट में कुछ बदलेगा। आज मुझे लग रहा है कि ये मार्केट अब यहाँ से और मोमेंटम कैरी ही करेगा, और आज हम ऑल टाइम हाई क्लोज पर बढ़ेंगे निफ्टी पर। और जो हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि टूटना है इवेंचुअली, 4-5 दिनों का ये जो टेक्सचर बन रहा था कि हम जा रहे थे वहाँ तक और फिसल रहे थे,
आज मार्केट उसको फाइनली तोड़ने के मूड में है और बैंक निफ्टी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, हालांकि ज़्यादा पार्टिसिपेशन अभी भी निफ्टी की तरफ से ही है, लेकिन अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी पार्टिसिपेट कर रहा है। एक बार इन्फोसिस का चार्ट और ले आइए। अब इन्फोसिस इस समय डे हाई पर 4.5% ऊपर 1422। शानदार मूव्स वीरू, शानदार मूव्स। बिल्कुल। और एक बार जरा इसी पे रहते हैं, इंडाइसिस से बात करते हैं। अनुज, आप देखिए ना हमारे आगे मतलब निफ्टी बैंक यहीं रहा 20 डे पे। आज का लो भी एग्जैक्टली अनुज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। क्या बैंक निफ्टी, आई मीन ठीक है HDFC बैंक को छोड़ देते हैं, उसने वॉलेट किया 20 डे में, 50 डे में वॉलेट किया। क्या बैंक निफ्टी मीनवाइल जब निफ्टी बैंक ये निफ्टी IT अच्छा कर रहा है, मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, एक नया लीडर तलाशने की कोशिश कर रहा है? ऐसा हो सकता है? क्या पता कोई दो स्टॉक्स और इमर्ज हो? कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक। बिल्कुल पॉसिबल है। कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक फिर ऑल टाइम हाई के करीब है। वीरू, मैं फिर कहूंगा HDFC बैंक के बारे में कि ये जो एक लास्ट स्टेज है कंसोलिडेशन का, यहाँ पर भी मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव ही है HDFC बैंक में। और मैं अभी भी यही कहूँगा कि लो बना चुका है HDFC बैंक। वो जो रीसेंट लो था वो बन चुका है यहाँ पर, और यहाँ अभी भी आप बड़ी तेज़ी दिखेगी। इसमें बस एक ये रिस्क फैक्टर आ रहा है कि क्योंकि उन्होंने क्वार्टरली अपडेट दिए थे वो खराब थे, उसके बाद स्टॉक गिरा था, तो इसके लिए नंबर से पहले शायद मार्केट कोई बड़ी पोजीशन लेना नहीं चाहता है। ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी फॉर द टाइमिंग कोई नया लीडर तलाश ले। लेकिन मार्केट को लीडर मिल चुका है और मार्केट का लीडर है इन्फोसिस। और एक और चीज़, आज सुबह हम स्पॉटलाइट में इन्फोसिस डिस्कस कर रहे थे और मैंने एक वो चार्ट दिखाया था, उसमें अगर आप वो 200 डे मूविंग एवरेज देखें अगर इन्फोसिस की, क्योंकि बाकी के सारे IT स्टॉक्स इंडेक्स सब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुके थे, एक इन्फोसिस इकलौता बचा था, तो कोई रीजन नहीं था कि वो ना जाए उसके ऊपर। वो लेवल था 1439 का, आज हमें 1423 पर। वो गैप उसने फिल किया पिछले क्वार्टर वाला और उसके बाद उसके ऊपर टिका और ये देखिए मूव। आज आपने सुबह भी इसको लिया होता तो अच्छे पैसे बने होते, लेकिन ये देखो 200 डे मूविंग एवरेज लाइन दिख रही है रेड कलर की। अब हम ऑलमोस्ट उस लाइन को स्ट्राइक करने जा रहे हैं वहां पर उसको। हाँ, और 19,550। अब मैं कह सकता हूँ वीरू कि अब वो जो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हम लगातार 19,300 कह रहे थे, और ये देखिए इसी के लिए उसको 19,300 रखा था, क्योंकि अगर उसको बढ़ा दिया होता तो वो हिट हो गया होता। अब आप उसको 19,400 पर कंफर्टेबली लेकर आ सकते हैं उस ट्रेडिंग स्टॉप को। जी हाँ, बिल्कुल। और इस क्लोजिंग के मायने इस मतलब से समझिए डायरेक्टर साहब, वो सुबह वाला पिरामिड अगर कहीं हो ना तो दिखा दीजिएगा। ये जो न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी शुक्रवार से शुरुआत हुई है, इसमें यही 3 कॉल राइटर्स 19,500, 550, 600, यही 3 कॉल राइटर्स सबसे कमांडिंग पोजीशन में खड़े थे। तो आप क्या कर रहे हैं इस क्लोज के साथ? पॉसिबली आप उनमें से 2 कॉल राइटर्स के क्लस्टर के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज। मैं एक ट्रेड ले लेता हूं यहाँ पर, फिर हम जाएंगे कुछ और ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन 127.25 पे जरा डायरेक्टर साहब एक बार BL लेके आइएगा। BL छोड़ते हैं उसको, पिरामिड से बाहर निकलते हैं। लेट्स ब्रिंग BL। एक बार मानस BL को देखिएगा 127.25 डे हाई के जोन में। कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को आप? देखिए, अभी तक का सेक्टर तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता है और नया हाई बनाता है। तो अभी भी करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 124 के स्टॉप लॉस से आप BL में खरीदारी कर सकते हैं। आई थिंक अब नेक्स्ट टारगेट 135 रुपए के रहेंगे। 135 रुपए के टारगेट रहेंगे अब BL में। 19,554, अब हम निफ्टी पर 19,554। जहां तक मेरा ख्याल है वीरू, हमने 19,500 इंट्राडे में 4 बार क्रॉस किया है, लेकिन अब तक एक बार भी उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाए हैं हम। हाँ, 19,497 की क्लोज रही थी 6 जुलाई को। 6 जुलाई को हमारी क्लोज थी 19,497 की। उसके बाद उस दिन को मिलाकर हम 4 बार 19,500 के ऊपर गए हैं, लेकिन क्लोज 19,500 के ऊपर हम नहीं कर पाए हैं। आज की क्लोज 19,500 के ऊपर होगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। 19,500 के ऊपर होगी। इनफैक्ट प्रोविजनल क्लोज तो मुझे लग रहा है कि शायद अगर इसी तरीके से मोमेंटम चलता रहा, और एक बार सेंसेक्स भी ले आइए, सेंसेक्स में 66,000 अब हम क्रॉस कर चुके हैं, 66,054 पर आ गए हैं इस समय सेंसेक्स में। एक बहुत ही शानदार क्लोज की तरफ मार्केट इस समय बढ़ता हुआ। और मैं देख रहा था सेंसेक्स की 66,000 की कॉल जो जस्ट जब 3 PM था तो 2 रुपये पे थी, वो 2 रुपये की कॉल अब 20 रुपये हो गई। तो ये जब एक बार मोमेंटम शुरू होता है मार्केट में, तो इसी तरीके से खैर ये सब कॉल्स बढ़ती हैं। 65,900 की कॉल 10 रुपये वाली 112 तक गई। इस तरीके के मूव्स आए। यहाँ पर भी आजकल काफ़ी लिक्विडिटी है और बहुत ही शानदार मूव्स मार्केट के। आज मुझे लग रहा है आज के मूव ने एक और चीज़ जो साबित कर दी है कि बीच बीच में आपको
इस तरीके के दिन आते रहेंगे। जो अभी 3-4 दिन पहले आया था ना, जिसमें हमको लग रहा था कि एकदम से मार्केट कोलैप्स हुआ, या कल भी मार्केट में एक बार मिड कैप इंडेक्स में कोलैप्स आया। इस तरीके के मूव्स क्या करते हैं, इस तरीके के मूव्स जो वीक प्लेयर्स हैं उनको बाहर निकालते हैं। वो वीक प्लेयर्स बाहर आते हैं। देखिए मार्केट अब ऑल टाइम हाई पर, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर, मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर, सारे इंडिसेस ऑल टाइम हाई पर। तो इस तरीके के मूव्स वीक प्लेयर्स को बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर आप अड़िग रहेंगे इसके ऊपर, तो वो 20,000 वाला जो हमारा जुलाई में 20,000 वाला टारगेट है ना, मैं वेट कर रहा हूँ कि वो आए बस, और एक हमारी जो कन्विक्शन है 20,000 वाली वो प्ले आउट हो। बिल्कुल अनुज, जब एक काम करते हैं BTST ट्रेड का प्रारंभ करें, क्योंकि ये क्लोज तो बेहद स्ट्रॉन्ग है और शायद यकीनन हमें कुछ ना कुछ तो कैरी करना चाहिए मंडे मॉर्निंग के लिए। निफ्टी 50 अपने शिखर पर, ऑल टाइम हाई पर, और निफ्टी IT के बदौलत ये सुनहरा दिन हमने देखा निफ्टी IT की बदौलत है। खैर एक काम करते हैं, ट्रेड्स शुरू करते हैं। मानस, आप नया ट्रेड क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए वीरेंद्र जी, मैं इंडिया सीमेंट को लेके जाऊंगा। करेक्शन हो गया, स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, बेस बनाया करीब 3-4 दिन, और आज स्टॉक ने वापस एक ब्रेकआउट दिया, 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो इंडिया सीमेंट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कैश की बात कर रहे हैं तो 213.75 के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 209 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से, और ऊपर की तरफ 221 रुपए के टारगेट सेट करेंगे इंडिया सीमेंट में। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड लेना हो, माफ करिएगा मेरे पास ऑप्शन प्राइस नहीं दिख रहा है तो मैं ऑप्शन नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कैश में 209.90 के स्टॉप लॉस से 221 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर ये हो गई बात इंडिया सीमेंट की। BTST कॉल। गाबा सर, आप क्या कैरी करेंगे? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है टाटा कंज्यूमर। का सेटअप सही है, ट्रेड करा है 851 के आसपास, टॉप बहुत टाइट 846, ये 860 टू 865 जा सकता है, पॉसिबल है। एंड साइन ऑफ विद चंद्रयान को हैप्पी लैंडिंग्स। हैप्पी लैंडिंग, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मानस जी का ट्रेड हो गया, प्रकाश जी का ट्रेड हो गया। प्रशांत, आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? जी वीरू जी, एशियन पेंट्स BTST के लिए रेकमेंड करना चाहूंगा, करीबन 3,430 ऑलमोस्ट इस रेंज पे स्पॉट, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3,385, 3,385, करीबन 1% रिस्क, और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 3,480 का होगा, 3,480। ओके, एशियन पेंट्स यहाँ पर आपको बाय करना है। सुदीप, आप क्या कैरी करेंगे? अनुज, मैं कैरी करना चाहूंगा LTTS। जैसे IT इंडेक्स में तेजी है तो आज LTTS का अगर हम चार्ट देखें तो पिछले 6-7 महीने के हाईएस्ट लेवल पे, और लास्ट 1.5-2 महीने का जो एक कंसोलिडेशन था 37 और 39.50 का, स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी के साथ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा BTST, एक अच्छा सेटअप बन रहा है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद, 4,030 के स्टॉप लॉस के साथ 4190 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए BTST कॉल्स पूरी हुई। अब एक काम करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि कल आएंगे डीमार्ट के नंबर्स, और क्वार्टरली अपडेट तो डीमार्ट दे ही चुका है, लेकिन क्वार्टरली नंबर्स कैसे रहेंगे ये प्रीव्यू कर लेते हैं। एक बार सुमित के पास चलते हैं। सुमित, कैसे रहेंगे नंबर्स? देखिए, बहुत सारे डिटेल्स तो डीमार्ट ऑलरेडी पहले दिखा चुका है, तो कुछ डिटेल्स जो ऑलरेडी हमारे पास हैं उसको भी अगर आधार माना जाए तो इन्होंने पहले मेंशन किया था कि 18.5% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी पोस्ट करेगी, 12% के आसपास की Q-on-Q बेसिस पे ग्रोथ रहेगी, और करीब करीब 3 नए स्टोर कंपनी ने इस बार ही खोले हैं। ये डिटेल हमारे पास थी। इसके अलावा अब जो नई डिटेल्स आई उसके हिसाब से रेवेन्यूज करीब 11,800 करोड़, जो कि डीमार्ट रेडी की सेल्स को इंक्लूड करने के बाद है। मुनाफा रफली 750 करोड़ रुपए, जो कि 16.5% के आसपास बढ़ने का अनुमान है, 642 करोड़ रुपए से बढ़ के नंबर आएगा। EBITDA 14% बढ़ने का अनुमान, 1150 करोड़, 1008 करोड़ के सामने EBITDA का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और मार्जिन मोर लेस स्टेबल रहेंगे, 10% के मार्जिन कंपनी पोस्ट कर सकती है। 2-3 चीजें जिन पर आप नजर रखेंगे, उसमें कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स कैसे तिमाही के अंदर रहता है, मार्जिन की सिचुएशन कैसे रहती है, डीमार्ट रेडी के स्टोर्स जो बंद किए उनकी क्या सिचुएशन है, और गोइंग फॉरवर्ड डीमार्ट रेडी की डिमांड कैसी देखने को मिल रही है, और उसके अलावा मर्केंडाइजिंग स्पेस के अंदर 15.5% के आसपास के ग्रॉस मार्जिन में एक इंप्रूवमेंट ऑलरेडी पिकअप आते हुए देख रहे हैं। डीमार्ट लोअर लेवल से एक अच्छी खासी तेजी दिखा भी चुका है, लेकिन फिर भी एक लंबे कंसोलिडेशन बाद चल रहा है, तो उस हिसाब से भी आपको नंबर्स पर नजर रखनी होगी। रेवेन्यू सुपरमार्ट आपकी स्क्रीन पे, सुमित ने यहाँ पे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन रखी है, नंबर्स भी आएंगे, इनको भी देखना पड़ेगा हमें मंडे मॉर्निंग को, और 3840 पे स्क्रीन पे ये ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ को देख लेते हैं, और उसके बाद फाइनली इस क्लोज पे कमेंट और आई थिंक बातचीत करेंगे। और
एक बार ब्रेथ दिखाइए डॉक्टर साहब बस, क्योंकि हम अब ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने की तैयारी करते हुए, ऑल टाइम हाई पे इट्स 19,575। बस एक बार लॉन्ग शॉट का रेशो दिखा दीजिए, फिर इस हफ्ते का जो खेल होता है खिलाड़ी नंबर 1, उसमें जो विजेता हैं इस बार के, उनसे मुलाकात करेंगे। ब्रेथ डॉक्टर साहब दिखाएंगे एक बार प्लीज़। डेरिवेटिव्स में याद रखिएगा लॉन्ग शॉट रेशो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, 58 लॉन्ग, और मैं जो पॉइंट कहने जा रहा था शॉर्ट कवरिंग 89, यानी जैसे ही आप 19,500 के जोन से बाहर निकले ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, नो शॉर्ट्स लगभग कम है ना के बराबर, और मात्र लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्टिंग की टेंडेंसी 25। खिलाड़ी नंबर 1, ये शो आप देखते हैं वीकली बेसिस पे। अब उस पे आते हैं। रत्नेश गोयल, अमित त्रिवेदी और पंकज रंडाड़, ये इस बार गेम शो को खेल रहे थे। ये 3 खिलाड़ी थे और मैं आपको रिटर्न्स बताऊं, ये हफ्ता हालांकि अच्छा रहा लेकिन बीच में कुछ टर्बुलेंस रही थी। फाइनली इनके रिटर्न्स को देखते हैं। रत्नेश ने लगभग 18%, अमित त्रिवेदी जी के लिए ये जो हफ्ता था वो अच्छा नहीं रहा, और एक स्टेट आई थिंक वीक में इंडाइसिस के लिहाज से या फिर मिड कैप के लिहाज से इन्होंने लगभग 2.5% गंवाए, और पंकज ने लगभग 3% का स्विंग हासिल किया। यानी अगर आप रत्नेश को देखें तो परसेंटेज के लिहाज से वो वे अहेड, बहुत बड़े अंतराल के साथ थे, बहुत बड़े अगर आप देखें फैशन से। रत्नेश, शुभकामनाएं आपको इस गेम शो को जीतने के लिए, और आप देखिए आज ऑल टाइम हाई पे इंडिसेस क्लोज हो रहे हैं निफ्टी, थैंक्स टू IT। रत्नेश, बहुत अच्छा आपने ये गेम शो खेला। मसगांव डॉक, आपने डिफेंस पे जोर दिया, कोचिन शिपयार्ड अगेन डिफेंस, देन कल्याण ज्वेलर्स, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, थोड़ा सा आपने रियल्टी पे फोकस किया, और क्राफ्ट्समैन ऑटो, यहाँ पर भी आपने 2.5% का स्विंग निकाला। रत्नेश, शुभकामनाएं आपको। बताइए अब नेक्स्ट वीक की आपकी अप्रोच क्या रहेगी? थैंक यू एवरीवन। डेफिनेटली अप्रोच अभी भी पॉजिटिव ही रहेगी। जिस हिसाब से आज बाजार बंद हो रहा है, मेरी अप्रोच कंटिन्यू पॉजिटिव थी, अभी भी रहेगा। बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रहेगी, वो मिड कैप पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। घबराने की मुझे नहीं लगता किसी तरह की जरूरत है बाजार में। मुझे ऐसा लगता है जल्दी हम 20,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। स्क्रिप्ट या इंडेक्स जो आपका फेवरेट रहेगा नेक्स्ट वीक? मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिड कैप और IT, इन 2 पे ध्यान लगाना चाहिए। IT में से कहीं ना कहीं बॉटम आउट होते हुए लग रहा है। ओके, IT आपको बॉटम आउट होते लग रहा है, और 19,585 लग रहा है 600 के दीदार इस क्लोजिंग के साथ हो ही जाएंगे। और आज सुबह सुबह जब अनुज वॉल पे गए थे तो पहले टिक में जो टिप्पणी थी कि ये लीजिए निफ्टी IT 30,000 के ऊपर निकल गया, क्या मालूम था अनुज कि उस 30,000 के ऊपर 1,000 और जुट जाएगा। एग्जैक्टली, मुझे अभी भी वो याद। मैं एक्चुअली क्या अनुज बताया हुआ क्या, आज ना हमारे नए ऑफिस में पूजा है, तो मैं बीच में वहां गया था, वहां से लौट के आया तो मैं एक बार निफ्टी IT को देखा, मैंने कहा यार ये 600 पॉइंट ऊपर, मतलब सुबह 30,000 था, 30,060, 600 पॉइंट ऊपर था, नाउ इट्स 1000 पॉइंट्स। 31 हो गया, क्या सुनहरा दिन। 31 एक्चुअली वीरो, हम 31 क्रॉस कर चुके हैं। 31,017 अभी हिट किया हमने, 31,017 तक गए और वापस आए। और जो मैं निफ्टी के बारे में भी कह रहा था ना कि आप अब आज 19,600, मुझे लग रहा है आज एक टिक दिखा देगा ये 19,600 की, एक बार 19,600 दिखा देगा ये। और एडजस्टेड क्लोजिंग देखिए, एडजस्टेड क्लोजिंग लास्ट के 30 मिनट की एवरेज के बेसिस पर आएगी, तो एडजस्टेड क्लोजिंग आएगी आपकी करीब करीब 19,570, मान के चलिए मोटा मोटा 19,565 से 19,570 के करीब एडजस्टेड क्लोजिंग आएगी। ये क्लोज अपने आप में बहुत शानदार है, और मैं फिर कह रहा हूँ वीकेंड से भी घबराने की जरूरत नहीं है, कैरी करिए। मैं रोज एक चीज कह रहा हूँ क्लोजिंग में कि लॉन्ग कैरी करिए। ये 20,000 की स्विंग है, इस मार्केट में 20,000 से पहले आपको एग्जिट नहीं करना है। डे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, अलग बात है, लेकिन निफ्टी में आपको 20,000 की तरफ एक स्विंग मिल रही है, उसको जाएंगे। अब की बार 20,000 जो हमने एक व्यू लेकर चला है, और ये सीरीज की शुरुआत से एक व्यू लिया था कि ये 20,000 इसी सीरीज में हो जाना चाहिए। और अब देखिए सारी की सारी पॉकेट फायर कर रही हैं वीरू। इवन जो आपका थका हुआ HDFC बैंक था वो भी शायद थोड़ा मूड में आ रहा है, और वो भी अब पार्टिसिपेट कर रहा है। और इवन बैंक निफ्टी भी अब 44,876 पर। आज का बैंक निफ्टी का लो क्या था, एक बार आज का बैंक निफ्टी का लो लेकर आते हैं जरा और देखते हैं। लोअर लेवल से देखिए बैंक निफ्टी में क्या शानदार पुल बैक है, और लो है 44,548, 44,548 का आज लो लगाया है बैंक निफ्टी ने। और 44,550 ये हमारा सुबह एक लेवल था, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एग्जैक्ट उस जोन से घूमा। तो इसने भी एक चीज़ साबित कर दी वीरू कि ये भी 20 डे मूविंग एवरेज तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर भी अच्छा मूव, और बैंक्स और IT अगर दोनों मिल जाएंगे अगले हफ्ते तो अच्छा कमाल हो सकता है मार्केट में। प्लस FI बाइंग, सब कुछ मार्केट के फेवर में।
बस बीच बीच में मार्केट आपको झटके देगा, जैसा मार्केट ने झटका आपको परसों दिया था, ऐसे झटके देगा मार्केट बीच बीच में, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, और एक और इंडेक्स याद रखिएगा, निफ्टी मेटल इंडेक्स, एक बार लेके आइएगा। आई थिंक जो भी कारण हो, चाहे वो चाइना फैक्टर हो चाहे कुछ हो, एट 6477 याद रखिएगा, ये अपनी जो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री जिसका जिक्र मैं कल सुबह भी कर रहा था 6880, वहाँ से अब मात्र 380 पॉइंट दूर है। मेटल सिंक नहीं हुए। अनुज, इस बार मेटल इंटरेस्टिंग रहा। मेटल्स अमूमन एक बहुत प्रेडिक्टेबल कहते हैं कि ये स्पेस है, एक साइक्लिकल स्पेस है, एक दौर शुरू होता है पकड़ लिया तो ठीक है, और एक दौर अंत होता है एग्जिट कर जाइए। लेकिन इस बार मेटल्स वो नहीं रहा सही में, मतलब इस बार बहुत स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मेटल्स को लेके, चाइना नहीं, उसके चलते परसिस्ट करता रहा। बिल्कुल वीरू, मेटल्स में बस ये है कि मेटल्स में आप को एक बार एंट्री कर लें, उसके बाद एग्जिट की लेके हमेशा ये रहता है कि एग्जिट कहाँ करूँ, तो वो मेरे ख्याल से इसमें मेटल्स में हमेशा मेरा व्यू रहता है, एक बार आपको एक फेवर में आ गई पोजीशन, फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए और एग्जिट डिसीजन मार्केट को लेने दीजिए। लेकिन वीरू, मैं फिर बार बार मेरी नज़र सेंसेक्स पर जा रही है, और ये इसलिए क्योंकि ये फ्राइडे को सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है, इसका काफ़ी एक पॉजिटिव मूव्स दिखाई देते हैं यहाँ पर, और अब 66,158 मेरे ख्याल से शायद एडजस्टेड क्लोज जो है वो 66,000 के ऊपर ही होगी। हाँ, शायद क्या 66,000 के ऊपर ही होगी। 66,050 के करीब सेंसेक्स आज बंद होगा। अगर आप 65,900 की कॉल ले लें सेंसेक्स की, वो करीब 157-158 पर है, तो उसके हिसाब से एक सिंपल अरिथमेटिक के हिसाब से जो एडजस्टेड क्लोजिंग आएगी वो आएगी करीब 66,058 पर। अभी आप 66,158 देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो 3 से 3:30 बजे तक का एवरेज मूव लेते हैं आप, इसके लिए ये जो एडजस्टमेंट है वो उसको ले आएगी 66,058 पर। लेकिन ये भी एक बहुत शानदार क्लोजिंग होगी 66,058 की निफ्टी पर, और निफ्टी बैंक की, और निफ्टी की क्लोजिंग एडजस्टेड आएगी करीब 19,570 पर। तो अब मैं कहूँगा, अब आप अपना वो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है अब फाइनली उसको बढ़ा लें और 100 पॉइंट, 19,300 को अब आप 19,400 पर ले आएँ, और वो जो 20,000 वाली ट्रेड है उसको अप्रोच करें। जाने से पहले कोई और स्टॉक जो, इससे पहले हम वॉल पर जाएं वीरू, कोई और स्टॉक जो आपके रेडार पर आया हो? बिल्कुल अनुज, मेरे ख्याल से मेटल्स में टाटा स्टील बहुत इंप्रेस कर रहा है। बस इस पर एक लास्ट आउटलुक ले लेते हैं, क्योंकि टाटा स्टील मानस 12 अगस्त 2021 से लेकर अब तक चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट का एक रिफ्लेक्शन दे रहा है मानस, और जिसे कहते हैं टेक्स्ट बुक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये वही है। आपका व्यू क्या होगा टाटा स्टील में मानस, बहुत संक्षेप में? देखिए, व्यू तो अभी भी बहुत पॉजिटिव है, और करंट लेवल्स पे नहीं कोई गिरावट देखने को मिले अब तक खरीदारी करनी चाहिए। 115 रुपए का स्टॉप लॉस लगाई है। अब जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वीरेंद्र जी, वो 122 रुपए से लेकर 125 रुपए की रेंज में होंगे, लेकिन अगर हमें मंडे को एक छोटी गिरावट देखने को मिले तब वहां पर खरीदारी करें। ओके, टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पे 117.65 पे एक अच्छा क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। जी एंटरटेनमेंट आई थिंक 8.25% की मूव के साथ, बट दिस सेशन बिलोंग्स टू आईटी एम्फोसिस। आरबीएल बैंक मिड कैप बैंकिंग में 7% ऊपर। याद रखिएगा आरबीएल बैंक ये क्लोज बढ़ रहा है दिसंबर 2021, यानी मोटा मोटी आप समझ लीजिएगा कि करीब 12 से 18 19 महीने के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज होता हुआ। और साथ ही साथ टीसीएस को देखिएगा, टीसीएस अब लगभग जून 2022 से लेकर अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज होने की कोशिश करता हुआ, और मिड कैप आईटी हर तरफ छाया रहा। आज आरबीएल बैंक, जी एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ मेटल्स। अच्छा, एक बार आप आईसीआईसीआई बैंक को भी देखिए, जाते जाते आईसीआईसीआई बैंक जिस ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हो रहा है, एक बार आईसीआईसीआई बैंक, यस इट्स 963.95, मैं वही नोट करके बैठा था। यस, आईसीआईसीआई बैंक का ये ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर आईसीआईसीआई बैंक। अनुज, तो बैंक निफ्टी के 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रिवर्सल में पूरी निर्णायक भूमिका, वो अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, माइट बी बैंक निफ्टी इज लुकिंग फॉर सम अदर लीडर्स, वही होता हुआ। बिल्कुल। और वीरू क्या कहें, मतलब थोड़ा सा मैं थोड़ा शुक्रगुजार भी हूँ। कई बार ना ये चीज़ें हो जाती हैं। आज सुबह दोनों स्टॉक्स इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक हमारी स्पॉटलाइट में थे, और दोनों एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहे हैं। दोनों स्टॉक्स जिन्होंने आज निफ्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, तो ये खैर मार्केट इस समय बहुत ही शानदार मूव्स दिखा रहा है। चलिए वॉल की तरफ चलते हैं वीरू, और क्लोजिंग को समझते हैं फिर। शानदार क्लोज,
और एक हमारा सौभाग्य है कि इस तरीके की क्लोज हम देख रहे हैं। निफ्टी 19,500 के ऊपर की पहली क्लोज, और ना सिर्फ 19,500 के ऊपर 19,600 के बेहद करीब 19,588 पर। एडजस्टेड क्लोजिंग रहेगी करीब करीब 19,570 पर। निफ्टी बैंक 44,875 पर, यहाँ एडजस्टेड क्लोज रहेगी करीब करीब 44,800 की। सेंसेक्स 66,123, यहाँ पर एडजस्टेड क्लोज रहेगी करीब करीब 66,050। एडवांस डिक्लाइन देखिए 2,000 एडवांसिंग स्टॉक्स, 900 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर, लेकिन इस इंडेक्स को जरा यहाँ लेकर आइए अब, निफ्टी आईटी इंडेक्स, क्योंकि आज का मुकुट, आज का ताज निफ्टी आईटी। मेरे हाथ में लिटरली अगर एक मुकुट होता तो मैं आज यहाँ लगा देता, क्योंकि 4.5% का मूव, 1306 पॉइंट का मूव एक ही दिन में। 29,000 समथिंग वाला इंडेक्स 31,000 पर जाकर बंद हुआ। क्या शानदार मूव यहाँ पर रहे हैं। निफ्टी बैंक करीब करीब 215 पॉइंट ऊपर। बट फटाफट बाकी के सेक्टोरल इंडेक्स ले आते हैं, उसके बाद निफ्टी का हीट मैप देखेंगे और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन मुझे वीरू से करनी है। ऑटो इंडेक्स 1/3% ऊपर यहाँ पर। एफएमसीजी इंडेक्स, मेटल इंडेक्स, सारे के सारे इंडेक्स आज सब जगह तेजी थी, 1.6% ऊपर। चलिए काम करते हैं, हीट मैप देख लेते हैं निफ्टी का कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी रही, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदी रही। सबसे ऊपर ये देखिए 5 स्टॉक, इनफैक्ट अब तो निफ्टी में 6 आईटी स्टॉक्स हो गए, एक बस बीच में हिंडाल्को ने एंट्री मार ली, वरना टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक और विप्रो, पहली लाइन पूरी की पूरी आईटी स्टॉक से भरी हुई। उसके बाद हिंडाल्को और फिर बाकी के मेटल स्टॉक्स, टाटा स्टील। उसके अलावा टू व्हीलर्स में अच्छी मूव, आयशर मोटर्स और हीरो आज दोनों में बाइंग। डिवीज लैब्स, नेस्ले, अदानी और आईसीआईसीआई बैंक फ्रेश ऑल टाइम हाई। आईसीआईसीआई बैंक का क्लोजिंग हाई, फ्रेश इंट्राडे हाई। ब्रिटानिया, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई लाइफ, सभी स्टॉक्स में शानदार तेजी। भारती, आईटीसी, आज दिन ऐसा है कि मैं रेड स्टॉक की बात करूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ अपने आप को ग्रीन तक रखूंगा। लेकिन 173 पॉइंट ऊपर निफ्टी 19,587 पर। चलिए एक काम करते हैं, फिर जो सीधा सौदा में आज सुबह नीरज और आशीष के बीच में मुकाबला हुआ उसकी बात कर लेते हैं और कौन कौन से सौदे रहे। तो पहले लेकर आइए आशीष की टीम, और आशीष की टीम में दीप इंडस्ट्रीज, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पॉजिटिव साइड पर और सीएसबी बैंक लिया गया था नेगेटिव साइड पर। नीरज की टीम लेकर आते हैं जेबीएम ऑटो, जहां एक बड़ा ऑर्डर मिला था, आज टॉप गेनर्स में शुमार, 11% ऊपर। स्पार्क में पॉजिटिव खबर, टाटा मेटेलिक्स और ग्लेनमार्क लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स थे जो पॉजिटिव रहे। आज वीरू थोड़ा सा बिटर स्वीट फील कर रहे होंगे। वीरू ने आपको बताया कि आज हमारे नए ऑफिस की दिल्ली में पूजा थी, और वीरू इस ऑफिस में आपने काफ़ी समय बिताया है, और आज इस स्टूडियो से ये आखिरी शो, और मंडे से आप नए स्टूडियो में शामिल होंगे। जी अनुज, इस स्टूडियो में आज ये आखिरी शो है। मैं 2018 में, क्योंकि मेरा करियर 2018 में आवाज़ के साथ शुरू हुआ था, अगस्त में आया था पहली बार, और उसके बाद इसी न्यूज़ रूम से आवाज़ का स्टूडियो बगल में भी है, CNBC TV 18 का भी है। और बड़ी बात ये भी है कि लगभग आप समझ लीजिएगा कि 18 साल नोएडा फिल्म सिटी में रहने के बाद अब फाइनली फिल्म सिटी से एग्जिट। अब CNBC TV 18, CNBC आवाज़ का जो ऑफिस है वो एक्सप्रेस वे पे होगा, ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हुए जो आपको एक्सप्रेस वे ले आता है। तो ये स्टूडियो में आखिरी शो, अभी पूजा चल रही है, कुछ उसके मैं विजुअल्स और कुछ उसकी फोटोज ट्वीट करूँगा, लेकिन मंडे मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा नए स्टूडियो से। अनुज बिल्कुल, तो फिर आप सबको एक बार हमारे पैनल को भी स्क्रीन पर लेकर आइए। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक वीकेंड की, और मंडे मॉर्निंग को हम सब आपके साथ जुड़ेंगे, और वीरू भी होंगे ऑफ कोर्स, आशीष, हर्षदा, नीरज जी, हम सब आपके साथ जुड़ेंगे सुबह 7 बजे। तो एंजॉय योर वीकेंड, लाइफ टाइम हाई एंजॉय करिए, और मंडे मॉर्निंग को फिर जुड़िए हमारे साथ। नमस्कार।